तो हमने देखा था कि तीन तरह का सिलेक्शन होता है। एक होता है अगर मीन वैल्यू सेलेक्ट हो रहा है तो उसको हम लोग स्टेबलाइजिंग कह रहे थे। अगर कोई एक एक्सट्रीम सेलेक्ट हो रहा था तो हम लोग डायरेक्शनल कह रहे थे, और अगर दोनों एक्सट्रीम सेलेक्ट हो रहे थे तो हम लोग उसको डिसरप्टिव कह रहे थे। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसोलेशन। मैंने कहा था आप किसी भी पॉपुलेशन में सिंथेटिक थ्योरी या मॉडर्न थ्योरी क्या कहता है कि बदलाव लाइए, वेरिएशन लाइए, वेरिएशन लाइएगा तो पॉपुलेशन धीरे धीरे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करेगा और फाइनली नया स्पीसीज बनेगा। आइसोलेशन दो तरह का होता है, एक होता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन, एक होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन क्या होता है, जैसे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारी पहले धरती थी, हमारा पहले अर्थ था, तो इस पे सारे कॉन्टिनेंट्स एक ही जगह पे थे। जैसे मान लीजिए एशिया भी था, इसी पे एक तरफ अफ्रीका भी था, इसी पे सारे अर्थ पे सारा कॉन्टिनेंट एक ही जगह था, ऑस्ट्रेलिया भी था। लेकिन अर्थ में टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट चलता था, मतलब अर्थ में नीचे जो है क्रस्टल प्लेट का मूवमेंट चलता था। तो ये ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हो गया, ऑस्ट्रेलिया टूट के अलग हो गया, और बीच में क्या आ गया, समुंदर आ गया, सी आ गया, समुंदर आ गया। अब रेस्ट ऑफ द धरती के जानवर वहां नहीं जा पाते थे, और ऑस्ट्रेलिया वाले यहाँ नहीं आ पाते थे। ये आज से हजारों साल पहले की बात है। तो नहीं जा पाते थे तो धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से दूर चले गए। ये कहलाता है जियोग्राफिकल आइसोलेशन। जियोग्राफिकल आइसोलेशन जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से होता है, इस वजह से ब्रीडिंग नहीं हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो मार्सूपियल थे वो यहाँ नहीं आ पाते थे, और यहाँ के हम लोग जो मैमल्स थे, जो जानवर थे, वहां नहीं जा पाते थे। तो जैसे माउंटेन आ जाए, सी आ जाए। दूसरा है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, मतलब इंट्रिंसिक बैरियर का रहना, अंदरूनी बैरियर। अब दो तरह के बैरियर्स होते हैं, एक होता है तो प्री जाइगोटिक बैरियर, मतलब आप कह लीजिए कि रिप्रोडक्शन से पहले, जाइगोट बनने से पहले ही बैरियर हो। जैसे आप देखते भी हैं एक टेम्पोरल या सीजनल बैरियर होता है। कई बार कई ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो दो अलग अलग सीजन में क्या करते हैं, फ्लावरिंग करते हैं। पता चला एक का गैमेट, मेल गैमेट किसी दूसरे सीजन में बन रहा है, किसी का दूसरा फीमेल गैमेट किसी दूसरे सीजन में बन रहा है। तो अगर ब्रीडिंग सीजन अलग होगा तो कभी उनका मिलन ही नहीं हो पाएगा। क्लाइमेटिक आइसोलेशन कह लीजिए, हैबिटाइट आइसोलेशन, कोई जानवर पानी में रह रहा है और कोई जानवर जमीन पे रह रहा है। अब मगरमच्छ बुला रहा है कि भाई जैसे मछली है, कह रहा है कि अगर ब्रीडिंग करना है तो पानी में आओ, अब वहीं पे सांप है वो कह रहा है नहीं हम जमीन पे ही रहेंगे। तो दोनों में कभी ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, रेप्टाइल में और मछली में ब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप पहले ही बैरियर है। ब्रीडिंग वो कर भी ले लेकिन उससे पहले ही बैरियर है कि भाई एक का हैबिटेट अलग है, दूसरे का हैबिटेट अलग है। फिर बिहेवियरल आइसोलेशन है। कई बार क्या होता है, इसी को इथोलॉजिकल आइसोलेशन कहते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई मेल और फीमेल जो है उसमें पता चला कि फीमेल बहुत एग्रेसिव है, वो मेल को आने ही नहीं दे रही है अपने पास, तो ये बिहेवियरल आइसोलेशन कहलाता है। गैमेटिक आइसोलेशन इसी में आ जाता है कि स्पर्म और ओवा जो है दो अलग अलग स्पीसीज के, जैसे आपको मैंने पढ़ाया भी था कि ह्यूमन फीमेल के ओवा को सिर्फ ह्यूमन स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, किसी दूसरे जानवर का स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता है। तो ये सब जाइगोट बनने से पहले के आइसोलेशन है। फिर है गैमेटिक मोर्टिलिटी, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन में। जैसे पोस्ट जाइगोटिक नहीं कह लीजिए, इसको कह लीजिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद आप कह लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई जानवर किसी के साथ कॉपुलेट कर भी लिया, जैसे बंदर ही है, अब वो कुत्ते के साथ कॉपुलेट कर लिया, पता चला जो बंदर का गैमेट है वो कुत्ते की बॉडी में जाके मर गया, तो ये गैमेटिक मोर्टिलिटी है। पता चला कोई दो क्लोज जानवर हैं, जैसे बंदर है, चिंपैंजी है, कॉपुलेट कर लिया, फर्टिलाइजेशन भी हो गया, लेकिन जाइगोट मर जा रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। पता चला कि हाइब्रिड इनवायबिलिटी, पता चला कि जाइगोट भी बन गया, डेवलप कर रहा है, लेकिन वो हाइब्रिड जो है डेवलप ना कर पाए ठीक से। अच्छा, नेचर में आप क्या देखते हो कि कोई भी प्रजाति किसी के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वरना हाइब्रिड्स ही हाइब्रिड्स नजर आते। नेचर का एक रूल है, क्या रूल है, कि आप अपने स्पीसीज के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकते हो। वक्त के साथ आप बदलते बदलते अगर अपनी स्पीसीज से दूर जाओगे तो अपने स्पीसीज के मेम्ब्रेन से रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हो। मैं बताऊं, आज की धरती पे जो आप एप देख रहे हो और ह्यूमन देख रहे हो, ये दोनों के पूर्वज एंसेस्टर सेम थे। हालांकि ये दोनों अलग अलग स्पीसीज हैं, प्रजाति हैं, लेकिन हम दोनों का पूर्वज सेम था, नाम था उसका ड्रायोइप्थिकस। आपको पता है, ड्रायोइप्थिकस के साथ कॉपुलेट कर लेता था, लेकिन आज एप और ह्यूमन एक दूसरे से कॉपुलेट नहीं कर पाते हैं।
ये है, ये आइसोलेशन ही तो है, तभी तो हम लोग दो अलग अलग प्रजाति हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है आइसोलेशन का स्पीसीज बनवाने में। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कई जानवर ऐसे कॉपुलेट कर लेते हैं, जाइगोट भी बन जाता है, जाइगोट का जन्म भी हो जाता है। भले अब इस तरह से, जैसे मान लो इंसान है, पता चला भाई कुत्ते के साथ कॉपुलेट कर लिया, तो इंसान और कुत्ते का हाइब्रिड पैदा लेगा। अगर हाइब्रिड पैदा ले भी लेता है, तो नेचर ने कहा है कि तुम्हारे ऊपर नेचर को भरोसा नहीं है, कोई ऑर्गेनिज्म किसी के साथ कॉपुलेट कर ले, लेकिन नेचर कहता है तुम कुछ कर लो, हम हाइब्रिड्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हाइब्रिड पैदा भी ले लेते हैं, तो वो हाइब्रिड अपना खानदान आगे नहीं बढ़ा पाता है, क्योंकि वो स्टेराइल होता है। जैसे अगर कुत्ते और ह्यूमन का, हालांकि नहीं होता है ऐसा, कुत्ते और इंसान का अगर हाइब्रिड पैदा लेगा तो वो खुद स्टेराइल होगा, मतलब उस हाइब्रिड की पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपको वो दोबारा बनाना है, तो अगेन यू हैव टू गो फॉर टू द डॉग एंड ह्यूमन। ऐसा हुआ भी, किस में हुआ, तो घोड़े में और डोंकी में। घोड़े और डोंकी में क्या देखा गया कि घोड़े की जो फीमेल थी, जब उसको गधे के मेल के साथ मिलाया गया तो म्यूल बना। घोड़े का जो मेल था स्टैलियन, उसको गधे के फीमेल के साथ मिलाया गया तो हिन्नी बना। खच्चर, जिसको आप म्यूल को आप खच्चर कहते हो, ये दोनों घोड़े और डोंकी के क्या थे, हाइब्रिड्स थे, लेकिन ये दोनों के दोनों स्टेराइल थे। तो म्यूल अपना पीढ़ी खुद आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपको खच्चर बनाना है, म्यूल बनाना है, तो आपको हर बार घोड़े को और गधे को बुलाना पड़ेगा। मैं, ये बात समझ में आई कि कैसे ये आइसोलेशन स्पीसीज को बनाए रख रहा है? समझ में आ रही है बात? बोलिए तो। यस यस सर। यस। ठीक है, इसके बाद आते हैं, कह रहा है कि सर क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि दो अलग अलग प्रजाति के जानवर कॉप्युलेट करें और उनका जो हाइब्रिड है वो फर्टाइल हो? तो कह रहा है हाँ सर, ऐसा पॉसिबल है। नेचर में तरह तरह के बैरियर हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि लायन है, ध्यान दीजिएगा, और टाइगर है, तो लायन और टाइगर एक दूसरे के साथ कॉपुलेट नहीं करते हैं, क्योंकि इनके बीच में बिहेवियरल आइसोलेशन है। मतलब दोनों का नेचर अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के पास जाना नहीं पसंद करते हैं, लड़ाई ही हो जाएगी। तो नेचर पहले ही एक बैरियर लगा दिया था, बिहेवियरल आइसोलेशन। लेकिन नेचर एक बैरियर लगाना भूल गया था। उस बैरियर का फायदा इंसानों ने उठाया। कैसे? तो लायन और टाइगर कभी कॉपुलेट नहीं करते हैं, ब्रीडिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर उनको हम लोग पकड़ के जबरदस्ती उनका कॉपुलेशन कराएं, तो आपको पता है इनके जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं वो फर्टाइल होते हैं। मतलब सामान्य तौर पे लायन और टाइगर कभी भी मिलते नहीं है, कॉपुलेट नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप जबरदस्ती उनका कॉपुलेशन कराइए, तो जो उसका हाइब्रिड होता है वो फर्टाइल होता है। फॉर एग्जाम्पल, टाइगर का मेल और लायन की फीमेल टिग्लियन बनाते हैं, टाइगर की फीमेल और लायन का मेल लाइगर बनाते हैं। जिसका मेल लीजिएगा नाम पहले रहेगा, अगर लायन का मेल ले रहे हैं तो लाइगर, टाइगर का मेल ले रहे हैं तो टिग्लियन। तो कुछ केसेस में फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जाते हैं जबरदस्ती पकड़ के। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज प्रोड्यूसेस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग इफ दे आर क्रॉस्ड अंडर कैपिटिविटी? कौन से दो ऐसे प्रजाति हैं जिनको पकड़ के कब्जे में रख के कंफाइनमेंट में रख के आप फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग बना सकते हो? तो टाइगर, लायन है, और ये बाकी एग्जांपल्स भी हैं, जैसे मलार डक, पेंटेल डक, पोलर बियर, अलास्कन बियर, प्लेटी हेलमिन, शॉर्ट टेल फिश। आंसर ऑल हैं। ये कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका जबरदस्ती अगर आप ब्रीडिंग करा दो, तो इनके ऑफ स्प्रिंग्स फर्टाइल होते हैं और वो अपना खानदान भी आगे बढ़ाते हैं। तो हो सकता है टिग्लियन अपना खानदान आगे बढ़ाए, लाइगर अपना खानदान आगे बढ़ाए, जो टाइगर और लायन का क्या है, हाइब्रिड है। क्लियर है ये बात? सर। हालांकि यस सर। हालांकि आज की धरती पे हाइब्रिड्स के लिए कोई जगह नहीं है, नेचर पहले ही उनको आइसोलेट किए हुए है। जैसे आपको और कुत्ते को नेचर कैसे आइसोलेट किए हुए है, तो नेचर को पता है कि आपके और कुत्ते के बीच में बिहेवियरल आइसोलेशन नहीं है। क्यों भाई? तो आप कुत्ते को पालते हो, कुत्ते को प्यार करते हो, पता चला आप कुत्ते के साथ ब्रीडिंग कर रहे हो, तो कुत्ते और इंसान का हाइब्रिड बन जाएगा। तो नेचर ने ये तय कर रखा है कि कुत्ते का स्पर्म और ह्यूमन का ओवा फ्यूज नहीं हो सकता है। नेचर ने ये तैयार कर रखा है। कई जगह पे नेचर बिहेवियरल आइसोलेशन रखता है, जैसे टाइगर और लायन के बीच में, इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिहेवियरल आइसोलेशन है। दोनों एक दूसरे को खा जाएगा मार के, अगर लड़ाई होगी तो जाएगा आसपास। तो नेचर बाद वाला बैरियर लगाना भूल गया कि क्या पता था इंसान जबरदस्ती इनका ब्रीडिंग करा दे, तो वहां पे फर्टाइल्स देखने को मिल जाते हैं। तो समझ में आई मेरी बात? बताइए।
तभी तभी आपकी धरती पे हाइब्रिड्स नहीं नजर आते हैं, स्पीसीज की इंटीग्रिटी बनी हुई है। इंसान सिर्फ इंसान है, नॉट अदर देन अदर स्पीसीज का फ्यूजन नहीं है। कोई भी जानवर अपनी ही स्पीसीज में ब्रीड कर सकता है, ये नेचर ने तय कर रखा है। अभी फिलहाल फिलहाल में आने वाले 1000 सालों में ये बदलाव हो सकता है कि ये बैरियर्स टूट जाएं या आइसोलेशन टूट जाए। खैर, तब बिल्कुल नया तरह का कॉन्सेप्ट चलेगा हमारी अर्थ पे। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं स्पीसीज कॉन्सेप्ट पे बात करूँ, आप किसी को क्या कहते हो, स्पीसीज कैसे। मैं जैसे स्पीसीज को डिफाइन करने का तरीका है, एक मॉर्फोलॉजिकल तरीका है, बायोलॉजिकल तरीका है और एक एवोल्यूशनरी तरीका है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, तो आप कहिएगा सर कैसे आप कह रहे हैं ये बात। तो मैं कहूंगा कि भाई देखो ना, तुम्हारा भी आंख नाक कान मुंह है और मेरा भी बिल्कुल वैसा ही आंख नाक कान मुंह है। मतलब तुम्हारी एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के और मेरी एक्सटर्नल अपीयरेंस देख के कोई भी कह सकता है कि हाँ हम लोग एक स्पीसीज हैं। लेकिन हमको और किसी कुत्ता को देख के कोई कह सकता है क्या कि हाँ भाई हम लोग एक ही स्पीसीज हैं? बताइए तो। नो सर। तो मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या हुआ? अगर आप एक जैसे दिखते हैं तो सेम स्पीसीज के हैं। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट में कहता है अगर हम लोग एक ही स्पीसीज के होंगे, एक ही प्रजाति के होंगे तो रिप्रोड्यूस कर लेंगे, और नहीं होंगे तो नहीं रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। इंसान इंसान के साथ, कुत्ता कुत्ते के साथ। बात समझ में आया? बोलिए तो। यस सर। यस सर। एवोल्यूशन के दौर में एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो अलग अलग अगर स्पीसीज होंगे, जैसे इंसान है कुत्ता है, तो उनके बीच में उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होगी। हम लोग अलग दिखते हैं, कुत्ता अलग दिखता है। जेनेटिक्स उनका अलग होगा, बिहेवियर अलग होगा। मतलब अगर कोई दो जानवर दो अलग अलग स्पीसीज हैं तो उनके बीच में मॉर्फोलॉजिकल, जेनेटिकल और बिहेवियरल हर तरह के डिफरेंसेस होंगे। क्लियर है ये बात? बोलिए तो। यस ठीक है, ठीक है। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं एक टॉपिक। हालांकि मेरे को लिख के पढ़ाना है, वो टॉपिक समझा देते हैं। 2 मिनट लगेगा लिख के पढ़ाने में। या फिर यही पे समझा देते, चलो मैं लिख के पढ़ा देता हूँ। वो स्पेसिएशन टॉपिक है, उस पे क्वेश्चंस अब नहीं आते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में क्या है ना, वो मेरे ख्याल से वो समरी में स्पेसिएशन का डेफिनेशन दे रखा है। तो हम लिख के पढ़ा देते हैं स्पेसिएशन, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और फिर नोट्स पे आके पढ़ाएंगे। हालांकि उसका नोट्स लिखा हुआ है, लेकिन हो सकता है आपको थोड़ा सा दिक्कत हो। चलिए, तो आपको पढ़ा देते हैं। लिख के पढ़ा दे, इसी पेज पे लिख के, यार इसी में पढ़ा देते, उसको ऐड कर देते हैं हम बाद में। चलो इसी में लिख के पढ़ा देते हैं, बाद में ऐड कर देंगे। देखो, एक कॉन्सेप्ट है, हम लोग खत्म करेंगे आज चैप्टर। आपका ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है, डोंट वरी। एक टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये एनसीईआरटी के समरी में दे रखा है ये टॉपिक, वरना नहीं पढ़ाते। ये टॉपिक है स्पेसिएशन। स्पेसिएशन क्या है? स्पेसिएशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। याद रखिएगा कि हमको सबसे लास्ट में बोलिएगा कि सर घोड़े का भी एवोल्यूशन पढ़ाना है। एनसीईआरटी में वो क्वेश्चन है, तो वो भी पढ़ा देंगे। अभी ह्यूमन एवोल्यूशन थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे। स्पेसिएशन क्या है? एक या एक से ज्यादा प्रजाति का बनना, स्पीसीज का बनना पूर्वजों से कहलाता है स्पेसिएशन। इज ओरिजिन ऑफ वन और मोर वन और मोर न्यू स्पीसीज फ्रॉम एंसेस्टर स्पीसीज। एंसेस्टर स्पीसीज से नई प्रजाति का बनना स्पेसिएशन कहलाता है। स्पेसिएशन के दो टाइप होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक होता है डाइवर्जेंट स्पेसिएशन, डाइवर्जेंट स्पेसिएशन, और दूसरा होता है ट्रांसफॉरमेशन स्पेसिएशन। तो दो तरह का स्पेसिएशन हो गया, एक डाइवर्जेंट हो गया और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। डाइवर्जेंट में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। पुराने किस, जो जैसे एंसेस्टर स्पीसीज है, तो एंसेस्टर स्पीसीज से डाइवर्ज होके नए स्पीसीज बनते हैं, और एंसेस्टर भी रहता है। न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम एंसेस्टर स्पीसीज, नया प्रजाति बनता है, और ये एंसेस्टर स्पीसीज भी एग्जिस्ट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है?
नई प्रजाति बनती है, न्यू स्पीसीज फॉर्म्ड फ्रॉम एंसेस्टर स्पीसीज। एंसेस्टर स्पीसीज से नई प्रजाति बनती तो है, लेकिन एंसेस्टर स्पीसीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, डू नॉट एग्जिस्ट। कैसे? तो ट्रांसफॉर्म का मतलब होता है बदलना, परिवर्तित करना। अगर कल होके इंसान ही कल होके अगर इंसान ही धीरे धीरे बदलते बदलते कोई नया प्रजाति बना दे तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन हम इंसानों में से कोई 10 इंसान चला जाए किसी दूसरे प्लेनेट पे और बिल्कुल नए तरह के ऑर्गेनिजम्स में इवॉल्व हो जाए, हम लोग यहीं पे हैं, हम लोग हैं, अब वो भी नया हो गया तो वो हम ही से डाइवर्स किया है, तो वो कहलाता है डाइवर्जेंट स्पेसिएशन। अब जैसे इंसानों के साथ क्या हुआ, हमारे जो पूर्वज थे उनका नाम था ड्रायोस्थेकस, उनसे दो नई प्रजाति बनी, एक एप्स बने हैं, एक हम लोग बने हैं। लेकिन अब तो ड्रायोस्थेकस नहीं है, अब सिर्फ हम ही लोग हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन गैलापागोस आइलैंड पे जो 20 अलग अलग तरह की चिड़ियाएं बनी थी, उनके एंसेस्टर स्पीसीज भी थे, जहां से वो आए थे वो भी थे। समझ रहे हैं बात को? बोलिए तो। Yes, यस sir. सर। Yes, sir. तो अगर एंसेस्टर स्पीसीज भी मौजूद है तो आप उसको कहिएगा डाइवर्जेंट, और अगर एंसेस्टर स्पीसीज नहीं है तो आप उसको कहिएगा ट्रांसफॉर्मेशन, की एंसेस्टर ही धीरे धीरे वक्त के साथ बदल गया, दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग डाइवर्जेंट के टाइप पे बात करते हैं। डाइवर्जेंट का सबसे पहला टाइप है, ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक है एएसपी। इसका सबसे पहला टाइप है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। स्पेसिएशन। इसका दूसरा टाइप है, ध्यान रखिएगा, एलोपैट्रिक के बाद अगर मैं बात करूं, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में जियोग्राफिकल आइसोलेशन देखने को मिलता है। हालांकि आप बस इसका नाम याद रखिएगा, ड्यू टू जियोग्राफिकल आइसोलेशन। हालांकि छोड़ दीजिए, आप बस इसके तीनों टाइप के नाम याद रखिएगा, छोड़ दीजिए। इसका एक टाइप होता है एलोपैट्रिक, दूसरा होता है सिम्पैट्रिक, बस आप इसका नाम याद रखिएगा, आपको नहीं पढ़ना है सिलेबस में। और तीसरा होता है पैरापैट्रिक। तीसरा होता है पैरापैट्रिक, आपके सिलेबस में ये नहीं है, पढ़ा देंगे लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। पढ़ा क्या देंगे, छोड़ दीजिए, याद भी तो रखना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन के भी दो टाइप होते हैं, बस नाम जान लीजिए इसका, बस नाम जान लीजिए। एलोपैट्रिक में याद रखिएगा एग्जाम्पल, जैसे गैलापागोस आइलैंड पे देखने को मिला था कि कुछ चिड़िया जो है कहीं से गैलापागोस आइलैंड पे उड़ के चली गई थी, और वो चिड़ियाएं 20 अलग अलग तरह की प्रजाति में बदल गईं, और जहां से वो आई थी वहां ओरिजिनल प्रजाति था। इसी तरह से हमारी ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिएशन का दो टाइप होता है। एक टाइप कौन सा होता है? एक होता है फाइलेटिक स्पेसिएशन, फाइलेटिक स्पेसिएशन, और एक होता है बी नंबर, क्वांटम स्पेसिएशन। छोड़ दीजिएगा, ये आपको पढ़ना नहीं है, इनके नाम भी नहीं याद रखने हैं, बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा, सिलेबस से अब हट गया है। स्पेसिएशन का सीधा मतलब ये समझिए, नई प्रजाति का बनना। अगर पुरानी प्रजाति से डाइवर्ज करके अगर कोई नई प्रजाति बनी है दूर जाके, और दोनों प्रजातियां हैं, पुरानी भी और न्यू भी, तो इसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट। अगर पुराना ही धीरे धीरे बदल गया है, ट्रांसफॉर्म कर गया है नई प्रजाति में, तो इसको हम लोग डाइवर्जेंट कहते हैं। क्लियर है? सॉरी, इसको ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर है ये बात? यस सर। Yes, sir. तो अब 1 मिनट रुक जाइए जरा, मैं अटेंडेंस भेज देता हूँ, फिर मैं बात करता हूँ। 1 मिनट बस आप लोग रुकेंगे। एवोल्यूशन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट आज ही खत्म हो जाएगा। तो अब बचता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, और एक छोटा सा चैप्टर है स्ट्रेटजीज। तो आप लोगों को तो हम वो पढ़ा ही देंगे, और बायोटेक तो आप लोग पीछे से पढ़ ही रहे हो, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप लोग अपना अब तैयारी शुरू कर दो, रिवीजन वगैरह, क्योंकि एवोल्यूशन खत्म होने के बाद अब जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है, वो कोई ये नहीं है कि हाँ बहुत ये है, उसमें डिजीज आपको पढ़ना है। हम हालांकि हम तो सब पढ़ाएंगे, लेकिन अब अपना आप प्लानर तैयार कर लो कि नीट के एग्जाम तक आपको कैसे तैयारी करनी है। जूलॉजी को कहोगे अगर कहीं किसी चैप्टर में तुम्हें पीछे दिक्कत हुआ होगा, तो हम उसको दोबारा भी आपको क्लास लेके कभी पढ़ा देंगे, या रिकॉर्डिंग तो तुम लोग के पास है ही। फिर भी दिक्कत लगे तो बेशक मैं दोबारा पढ़ाने के लिए तैयार हूँ।
कुछ पिछले सारी GMD5 का तो सारा ही लेक्चर मैंने रिकॉर्डिंग में रख रखा है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलिए अटेंडेंस हो गया। अब क्या है, हम लोग एनसीईआरटी से कुछ चीजों को पढ़ेंगे जो हमारा एनसीईआरटी पढ़ाना चाहता है। चलिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, वो नोट से अब पढ़ाएंगे क्योंकि उसमें लिखा बहुत हुआ है। देखिए ये चीज जनरली क्लासरूम के अंदर शायद ही इंडिया के किसी कोचिंग के अंदर पढ़ाया जाता है या कोई टीचर पढ़ाते हैं, लेकिन मैं पढ़ाता हूँ। बिल्कुल मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए हम लोग एक एनसीईआरटी के अंदर टॉपिक है अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, है ये एनसीईआरटी का ही टॉपिक, यही टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रजातियों में किस तरह से एवोल्यूशन हुआ है आपका एनसीईआरटी पढ़ाए हुए है। उस टॉपिक में उसने पढ़ाया है प्लांट का एवोल्यूशन, उसी टॉपिक में उसने पढ़ा रखा है किसका एवोल्यूशन, तो एनिमल्स का एवोल्यूशन भी। एनिमल्स वाला भी एनसीईआरटी के अंदर दिया है और प्लांट वाला भी दिया है। तो सबसे पहले हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ क्या, तो ये प्लांट का एवोल्यूशन। इस चीज को यहाँ लैंग्वेज के फॉर्म में हम नहीं, बिल्कुल एनसीईआरटी के फिगर से 2 मिनट के अंदर आपको समझा देंगे और गारंटी है कि आपको समझ में आ भी जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा। आप सबको पता है ना कि ये फिगर एनसीईआरटी में बना हुआ है, बताइए तो। आप सबको पता है कि ये फिगर Yes, एनसीईआरटी के अंदर sir. बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपसे, चलिए ये फिगर हम डिकोड करते हैं। अब तक आपको ये फिगर शायद टफ लगता होगा, आज के बाद टफ नहीं लगेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लांट में, ठीक है, अच्छा एवोल्यूशन हमेशा कॉमन एंसेस्ट्री को दिखाता है, मतलब दिखाता है हम सब कहीं एक जगह से बने हुए हैं। अच्छा आज की धरती पे तुम्हें कौन कौन से प्लांट्स नजर आ रहे हैं, तो ब्रायोफाइट नजर आ रहा है, टेरिडो नजर आ रहा है, जिम्नो नजर आ रहा है और एनजीओ नजर आ रहा है। यही बना देना है ना, ब्रायो टेरिडो जिम्नो एनजीओ, यही यही 4 क्लास बनाने हैं ना, बोलो तो। Yes, sir. बोलो, ठीक है तो बनाते हैं, चलो बनाते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना, अब तुम लोग को हम प्लांट का एवोल्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई एक सेल था, सिंगल सेल था, ठीक। अच्छा अब यहां से सेल्स जो हैं धीरे धीरे इवॉल्व होके बने, क्या बने, तो प्रोकैरियोट बने, ठीक। प्रोकैरियोट से सेल्स जो हैं वो इवॉल्व होके बने धीरे धीरे यूकैरियोट, मतलब उनके न्यूक्लियस के चारों तरफ बहुत कुछ आया, मेम्ब्रेन वगैरह आया, सेल ऑर्गेनल्स आए। यूकैरियोट्स 2 तरह में डिवाइड किए, एक तो यूकैरियोट बने इनवर्टिब्रेट, ध्यान दीजिएगा इनवर्टिब्रेट। उन्हीं इनवर्टिब्रेट से आज की धरती पे आपको जानवर नजर आ रहे हैं जो हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे। और इन्हीं यूकैरियोट्स में कुछ ने डेवलप कर लिया क्लोरोफिल, कुछ यूकैरियोट अपने अंदर क्लोरोफिल डेवलप कर लिया, सम डेवलप क्लोरोफिल। तो जिन यूकैरियोट्स ने अपने अंदर क्लोरोफिल भर लिया उनको आप कहिएगा क्लोरोफाइट एंसेस्टर, मतलब उनके पास क्लोरोफिल था। अब आपको तो पता ही है कि जिस भी सेल के पास, ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल होगा वो भविष्य में किस में बनने, क्या बनने जा रहा है, बताइए तो। क्या Plant. बनने जा रहा है वो, प्लांट बनने जा रहा है। तो हम आपको दिखाते हैं, बहुत आसान है ये, कोई बहुत तामझाम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए 2 मिनट के अंदर समझ में आ जाएगा। चलिए तो अब आपको हम पढ़ाने चलते हैं, देखिए। अच्छा ये जो क्लोरोफाइट्स हैं हमारे, थोड़ा सा स्क्रीन को हम छोटा करते हैं ताकि ये सारा चीज एडजस्ट हो जाए। ये क्लोरोफाइट जो है ये 2 पार्ट में टूटे, एक तो ये टूट गए सीधा आज की धरती के ब्रायोफाइट्स में। तो ये देखिए क्लोरोफाइट से बना ब्रायोफाइट, और इसी क्लोरोफाइट से बना, अगर आप फिगर को थोड़ा जूम करेंगे तो देखेंगे इसी क्लोरोफाइट से बना है ट्रैकियोफाइट। ट्रैकियोफाइट का मतलब होता है जिसके पास जाइलम फाइलम हो, बोलिए तो। Yes, sir. ठीक है, इधर आइए। Yes, sir. अच्छा इसी इसी ट्रैकियोफाइट से फिर 2 पार्ट बना, एक टूट गया जूएस्टेरोफाइलम में, जूएस्टेरोफाइलम से बने लाइकोपोड्स। अगर मैं सही हूं तो लाइकोपोड्स टेरिडोफाइट हैं, इसी से इवॉल्व होके बने हर्बीसियस लाइकोपोड्स। समझ रहे हैं बात को, बोलिए तो ब्रायो के बाद क्या बन गया, ब्रायो के बाद क्या बन गया, बोलिए तो, टेरिडो। और Corridor. इसी ट्रैकियोफाइट से दूसरे बने राइनिया प्लांट। राइनिया प्लांट जो है माने जाते हैं पुराने प्रिमिटिव टेरिडोफाइट हैं, इनसे बना साइलोफाइटोन।
अब देखिएगा साइलोफाइटोन कितने पार्ट में टूटा है। तो साइलोफाइटोन से बना सबसे पहले हॉर्सटेल, हॉर्सटेल टेरिडोफाइट है। इसी साइलोफाइटोन से बना फर्न, फर्न भी टेरिडोफाइट है। इसी साइलोफाइटोन से जिंको बना जो जिम्नोस्पर्म है। इसी साइलोफाइटोन से कोनीफर बना वो भी जिम्नोस्पर्म है। इसी साइलोफाइटोन से जेनाटेल्स बना वो भी जिम्नोस्पर्म है। इसी साइलोफाइटोन से प्रोजिम्नोस्पर्म, उनमें सीड आया, सीड फॉन्स, और कुछ सीड फॉन्स जैसे साइकड्स वो भी जिम्नोस्पर्म है। और कुछ बने डाइकॉट में, और कुछ बने एंजियोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म यानी एक साइलोफाइटोन से बने हैं। मतलब देख रहे हो, एक सेल था और उसी सेल से ऊपर ब्रांचिंग है, ब्रायो बना है, टेरिडो बना है, जिम्नो बना है, एनजीओ बना है। बोलो तो। यस सर। अच्छा, ये साइड में क्या है? तो साइड में आप लोगों का कैलेंडर है, टाइम लिखा हुआ है। मतलब ध्यान दीजिएगा, पैलियोजोइक एरा में, पैलियोजोइक एरा के सिलूरियन पीरियड में जूएस्टेरोफाइलम बने हैं। डेवोनियम में साइलोफाइटोन, कार्बोनिफेरस में प्रोजिम्नोस्पर्म। देख रहे हैं, ऐसे कैलेंडर देखने आ जाएगा। मीजोजोइक के जुरासिक में टेरिडोफाइट्स नजर आ रहे हैं आपको, हर्बेसियस लोकोपोड्स वगैरह नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं, बोलिए तो। यस सर। तो ये प्लांट का एवोल्यूशन समझ में आया आप लोगों को? बताइए, प्लांट का एवोल्यूशन समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? एक बार इस फोटो को देख लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए कि कैसे एक जगह से ये सारे प्लांट्स डाइवर्ज किए हैं। कुछ पूछना चाहते हैं, बेशक पूछिए। ये जो ज़ोस्ट्रियोफाइलम है सर, ये ट्रैकोफाइट से आया है ये। हाँ, ये ट्रैकोफाइट से आया है। बस इस फोटो को डिकोड करने आना चाहिए। ध्यान से देखो, ये ट्रैकियोफाइट है। इससे दो चीज बनी है, एक तो जियोस्टेरोफाइलम बना है और एक राइनिया बना है। देख रहे हो, उन्हीं दोनों के बीच में है ये। ठीक है। यस सर। बाकी साइड में तो टाइम पीरियड दिया गया है, इसीलिए हम आपको कैलेंडर देखना सिखाए हैं। कि जैसे आप देखोगे कि सीनोजोइक के क्वार्टिनरी में एंजियोस्पर्म आपको दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे चलते हैं। तो इस तरह से, अच्छा, यही सब चीज लैंग्वेज के फॉर्म में भी नोट्स में लिखा गया है। आपको मैंने ये एनसीईआरटी का डायग्राम देखना सिखाया है, देखना ही सीखना है। अब इसका यूज कैसे करना है, सुनिए। प्लांट एवोल्यूशन पे क्वेश्चन शायद ही किसी बुक में मिले। एक आधा सवाल आपके मॉड्यूल में मिलेगा, एक आधा सवाल एआईटीएस में रेयरेस्ट में रेयर पूछा जाएगा, आज तक पूछा नहीं गया है। लेकिन अगर आपसे फिर भी पूछता है कि बताइए ब्रायोफाइट का और एंजियोस्पर्म का कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो आप कहिएगा क्लोरोफाइट, क्योंकि क्लोरोफाइट से ही ब्रायोफाइट बना है और वही क्लोरोफाइट आगे जाके एंजियोस्पर्म बनाया है। अगर आपसे कोई पूछे कि जूएस्टेरोफाइलम का और राइनिया प्लांट का कॉमन एंसेस्टर कौन है, तो आप कहिएगा ट्रैकियोफाइट। फिर बचा एक साइलोफाइटोन, साइलोफाइटोन जिंको का, फॉन का, कोनीफर का, सबका कॉमन एंसेस्टर है। देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? बोलिए तो। यस सर। यस सर। तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। अब हमें क्या पढ़ना है, सुनिए। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स का हम लोग ओरिजिन और एवोल्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, जानवरों का। प्लांट का हो गया, प्लांट का ब्रीफ अकाउंट ही पढ़ना था, वो ब्रीफ अकाउंट मैंने पढ़ा दिया। देखो, कहता है धरती का पहला सेल 2000 मिलियन साल पहले बना है। उसके बाद उस सेल से प्रोकैरियोट बना, प्रोकैरियोट से यूकैरियोट, यूकैरियोट से क्लोरोफाइट्स, क्लोरोफाइट से इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन साल पहले। अच्छा, इन्हीं इनवर्टिब्रेट से आज से 350 मिलियन साल पहले धरती पे ऐसी मछलियां बनी जिनके जबड़े नहीं होते थे, ये एगनैथा थे। अच्छा, मतलब मछली था, अभी भी जमीन, सारा का सारा जो जीवन है वो पानी में था। कुछ दिनों बाद इन मछलियों में क्या आया, जबड़ा आया। और जबड़े के साथ साथ कुछ मछलियों का फिन्स बड़ा मजबूत होता था। तो ये मछली सब पानी में से निकल के, ये मछली सब पानी में से निकल के
चली आती थी जमीन पे, चली आती थी जमीन पे, ऐसे जमीन पे चली आती थी, और फिर जमीन में से बाहर आके वापस पानी में चली जाती थी, वापस पानी में आ जाती थी। अच्छा, इन मछलियों ने धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल बिहेवियर शुरू किया कि पानी में से निकल के जानवर जमीन पे आना शुरू किए। तो ध्यान दीजिएगा, इन मछलियों के फिन्स बड़े मजबूत थे, ये जमीन पे भी आते थे और फिर पानी में चले जाते थे। ये मछली जो थे एक तरह के बोनी फिश थे, और इनको कहा गया था लोब फिन। ऐसा माना जाता है कि अब ऐसे कोई मछली नहीं है जो पानी में से निकल के जमीन पे आके रहे और फिर पानी में चली जाए, ऐसी कोई मछली नहीं है अब। माना जाता है कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। लेकिन 1938 में एक लोब फिन को, मतलब इसी मछली को अफ्रीका में पकड़ा गया था, जो पानी से जमीन में आती थी, वापस पानी में चली जाती थी। 1936 छोड़िए, 2020 में इस मछली को फिर से पकड़ा गया है। ये मछली आज से करीब करीब 350 साल पुरानी मछली है, करोड़ों साल पहले की मछली है। और इस मछली ने ही बताया कि जमीन से, सॉरी, पानी से जीवन जमीन पे कैसे आएगा। यही वो मछली की लिंक मानी गई है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म में। इससे पहले सारे जानवर पानी में रहते थे, यही मछली जमीन तक आती थी और फिर वापस चले जाती थी। धीरे धीरे एम्फीबियन बिहेवियर शुरू हुआ। तो अभी हाल फिलहाल में ये मछली मिली थी लोब फिन, पिछले साल लॉकडाउन में मिली थी, और 1938 में भी मिली है। आपके एनसीईआरटी में 1938 वाला डेटा है। क्या ये कोई दिक्कत? सख्त स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के मैं लाइंस पढ़ रहा हूँ, बोली तो कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। अच्छा, ये जो मछली जब जमीन पे आना शुरू हुई, तो धीरे धीरे यही मछली जब जमीन पे आने लगी तो धीरे धीरे ये एम्फीबियंस में बदल गई। तो माना गया कि यही लोब फिन्स अब धरती से विलुप्त हो चुके हैं और ये मॉडर्न डे एम्फीबियंस हैं। लेकिन अभी भी ऐसी लोब फिन मिल जाती है, हालांकि बहुत रेयरेस्ट में रेयर है। करोड़ों साल पुरानी मछली है, इतनी पुरानी मछली तो जनरली मिलती नहीं है, लेकिन फिर भी माना गया कि ये सब किस में बदल गए? एम्फीबियंस में। अच्छा, अब अगर वो एम्फीबियंस कंप्लीट धरती पे रहने लगे तो माना गया कि वो एम्फीबियंस किस में बदल गए? रेप्टाइल्स में। रेप्टाइल्स की खासियत ये थी कि ये अपने अंडे जमीन पे ही देते थे, लेकिन इनके अंडे सूखते नहीं थे क्योंकि उनके ऊपर कवरिंग होती थी, कैल्सेरस कवरिंग होती थी। ऐसे जानवर जिनके अंडों के ऊपर कैल्सेरस कवरिंग होता है, उन्हें हम लोग क्लेडोइक एग कहते हैं। क्या कहते हैं बोलिए तो? क्लिडोइक एग। ठीक। अच्छा, इन रेप्टाइल्स से कई रेप्टाइल्स विलुप्त भी हुए और कई रेप्टाइल्स आज भी आपकी धरती पे हैं। इन्हीं रेप्टाइल्स के कई, कह लीजिए, खानदान के लोग हमारी धरती पे आज मौजूद हैं, जिनमें टर्टल है, सब एनसीईआरटी का लाइन है, टॉर्टोइज है, क्रोकोडाइल है, डायनासोर है। हालांकि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुका है धरती पे। ये एनसीईआरटी में ये टॉपिक है, ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जाके पढ़िए, मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। जेनरली लोग इसको छोड़ देते हैं, सीधा ही एवोल्यूशन पढ़ाते हैं। हर एक लाइन सवाल है। बोलिए, तो ये बात समझ में आया? यस सर। यस। अच्छा, यस। यहाँ पे आपका आपका एनसीईआरटी फिर कुछ किए हुए है। क्या किए हुए है? बीच में ही डायनासोर का एवोल्यूशन पढ़ाए हुए हो। तो सामान्य तौर पे लोग डायनासोर का एवोल्यूशन नहीं पढ़ाता है, हम आपको पढ़ा देते हैं डायनासोर का एवोल्यूशन। देखिए, इस फोटो को डिकोड करना हम सिखाएंगे। ये फोटो एनसीईआरटी में है, कहिएगा तो डिकोड करना सिखाते हैं। चलिए, आपको डिकोड करना सिखाते हैं इस फोटो को। बहुत आसान है ये फोटो डिकोड करना। अब से पहले कई बार आप इस फोटो को देखे होंगे, आपको डर लगा होगा कि पता नहीं ये फोटो क्या है, नहीं बनेगा हमसे, नहीं समझ में आएगा। लेकिन अब देखिएगा, इस फोटो को आप कितने आसानी से डिकोड कर दीजिएगा। देखिए, मैं बताता हूँ। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे आपके? बोलिए तो। यस यस सर। सर। इधर तो पता है आपको कि ये टाइम दिया गया है, समय दिया गया है, क्योंकि ये कार्बोनीफेरस, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, ये तो मीजोजोइक एरा के हैं। समझ रहे हैं बात की? मीजोजोइक एरा के पीरियड हैं, समझ रहे हैं? टाइम स्केल दिखा दूं मैं यस कौन सर। से एरा यस। की कहानी है? वो आप पता चल जाएगा, कैलेंडर से मिला लोगे उससे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से, कि ये किस दौर की बात हो रही है। यस सर। चलो, यस सर। फिर भी मैं देखता हूँ, कार्बोनीफेरस में बात हो रही है ना, मैं चेक कर लेता हूँ। कार्बोनीफेरस से लेके शायद क्रिटेशियस तक, कार्बोनीफेरस से क्रिटेशियस तक प्रोबेबली, मैं चेक कर लेता हूँ, प्लांट वाले में दिख जाएगा। हाँ, कार्बोनीफेरस जो है वो पैलियोजोइक में है, पर्मियन भी पैलियोजोइक में है, मीजोजोइक में ये तीन हैं, ठीक है, और ऊपर वाला सीनोजोइक में है। तो 1 मिनट का खेल है, मैं बता देता हूँ कि हमारी धरती पे, 1 सेकंड रुक जाइए, बस 1 सेकंड रुक जाइए, मैं बताता हूँ।
लास्ट दो जो हैं ये हैं मीजोजोइक से पहले कौन सा था जरा बताना, कौन सा एरा था जरा बताना। Paleozoic. हाँ, सबसे पहले ये पैलियोजोइक एरा के थे, ये मीजोजोइक एरा के तीनों थे, मीजोजोइक एरा के तीन पीरियड, ये तीनों पीरियड हैं, और ये पैलियोजोइक के दो पीरियड हैं, और सबसे ऊपर वाला सीनोजोइक का है। तो कितना बढ़िया से तुम लोग सीख गए हो इसको देखना, ये दोनों तो सीनोजोइक का है, सबसे करेंट एरा है, सीनोजोइक एरा है। अब बड़े ध्यान से समझो, मतलब हमारी धरती पे, अब आ जाओ समझाते हैं, हमारी धरती पे जो सबसे पहला रेप्टाइल बना था वो आज से 350 मिलियन साल पहले, आज से 350 मिलियन साल पहले पैलियोजोइक एरा के कार्बोनीफेरस पीरियड में बना। ये रेप्टाइल आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये रेप्टाइल माना जाता है कि अब धरती पे एक्सटिंक्ट हो चुका है। ये रेप्टाइल दो पार्ट में टूटा, एक इसने बनाया सौरपसिडा, सौरोपसिडा, और दूसरा इसने बनाया साइनेप्सिडा। तो इधर आइए, साइनेप्सिडा को पहले देखते हैं, किसी एक को ट्रैक किया जाए। साइनेप्सिडा जो है इसने बनाया ल्यूकोसोरस को, ल्यूकोसोरस भी माना गया है कि एक्सटिंक्ट हो चुका है। अगर ल्यूकोसोरस को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ाएं तो देखिए ल्यूकोसोरस से बना है थेरेप्सिडा, थेरेप्सिडा भी विलुप्त हो चुका है, और यही थेरेप्सिडा आज का मैमल में बना हुआ है। मतलब हमारा पूर्वज रेप्टाइल है, रेप्टाइल का पूर्वज एम्फीबिया, एम्फीबिया का पूर्वज लोबफिन, लोबफिन का पूर्वज मछली। समझ में आया बात, बोलिए तो। Yes, sir. यहाँ देखिए साइड में हम लिख रखे होंगे अर्ली रेप्टाइल, इसने दो पार्ट में तोड़ा, एक तो सौरपसिडा में, एक साइनेप्सिडा में। तो साइनेप्सिडा को देखिए, साइनेप्सिडा से ल्यूकोसोरस एक्सटिंक्ट, थेरेप्सिडा एक्सटिंक्ट, और आज के मैमल हम लोग। बोलिए समझ में आया पहले ये बात। Yes, sir. Yes. यस सर। अब आते हैं सौरपसिडा को ट्रैक करते हैं, अब सौरपसिडा को ट्रैक करते हैं। देखिए सौरपसिडा से क्या बना, सौरपसिडा आज से करीब करीब 300 मिलियन साल पहले था। सौरपसिडा से टर्टल बना है, आप देख रहे हैं टर्टल बना हुआ है, दिखाई दे रहा है सौरपसिडा से टर्टल बना है, बोलिए। इसी यस सौरपसिडा सर। से, इसी सौरपसिडा से आप देखिए लीजार्ड बना है, इसी सौरपसिडा से आप देखिए सांप बने हैं, इसी सौरपसिडा से आप देखिए टुआट्रा बना हुआ है। टुआट्रा एक तरह का स्फेंडन है, इसी को हम लोग स्फेंडन कहते हैं, एक तरह का रेप्टाइल ही है, इसके सर पे तीसरा आंख माना जाता है। इसी सौरपसिडा से बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, थीकोडोंट, थीकोडोंट एक तरह का डायनासोर है। और इसी से क्या बने हुए हैं, एक तो आपके क्रोकोडाइल बने हुए हैं, और इसी से क्या बने हुए हैं, डायनासोर। और इसी थीकोडोंट एंसेस्टर से बर्ड्स भी बने हैं। तो तुम क्या देख रहे हो, ये थीकोडोंट कमाल का जानवर है। इसी थीकोडोंट से एक तो डायनासोर बने हुए हैं, इसी थीकोडोंट से क्या बना हुआ है, क्रोकोडाइल भी बना Crocodile. हुआ है, और इसी थीकोडोंट से आज का बर्ड भी बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। Yes, sir. यस। Yes, sir. इधर इसी सौरपसिडा से आज का टर्टल भी बना हुआ है, देख रहे हो आज का टर्टल भी बना हुआ है। इसी से बना हुआ है लीजार्ड, इसी से बना हुआ है सांप, इसी से बना हुआ है टुआट्रा, देख रहे हो, बोलो। Yes. Yes, sir. ठीक Yes, sir. है, एक सेकंड जरा आपको Yes. रुकेंगे, एक सेकंड। हाँ जी, हेलो हेलो, ठीक है मैं भेजता हूँ, एक मिनट। ठीक है मैं बता मैसेज कर देता हूँ, बस एक सेकंड में उनको भेजता भी हूँ और मैसेज भी कर देता हूँ, ठीक। जरा एक मिनट आप लोग रुकना, तब तक इसको तुम लोग एक बार देखो तो अपने एंड से, एक बार आप लोग इसको देखिए तो बस, इसको अपने एंड से देखिए। एनसीईआरटी में ये फिगर है, शायद इससे पहले इस फिगर को आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, लेकिन क्या अब दिक्कत है, बताइए मेरे को। No, sir. अब No, नहीं sir. दिक्कत है। सवाल किस तरह के बनेंगे समझ में आ रहा है। अनुराधा वो गेट पे चली जाओ, वो कुरियर लेके आया हुआ है, और मैं एक फोन लेके जाओ, मैं एक वो उसका पासवर्ड वो दे देता हूँ, वो बता देना उसको। अरे मेडिसिन आया हुआ है, ठीक है जाओ नीचे, वो खड़ा है गेट पे। हाँ, तो ये देख लीजिए आप लोग, ये एक बार देखिए, और अपने एंड से एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं मैंने, एज पर माय कमिटमेंट एनसीईआरटी का कोना कोना पढ़ाएंगे। ये भी फिगर मैंने पढ़ा दिया, एनसीईआरटी में ये फिगर था, बच्चों को डर लगता था, अब डर नहीं लगेगा।
कोई कोड तो आया नहीं हुआ है आज। नहीं, आज नहीं आया है। अगर आप दोबारा भेज सकते हो तो भेजो, मैं भेज दूँ। देखते हैं, 1 मिनट लाइन पे ही रुकना, मैं देखता हूँ। हाँ, आ गया हुआ है, कोड है। ठीक है। 5 और 4 बार 2 और 5। हेलो, ठीक हो गया। ठीक ठीक ठीक। तो हाँ, तो इस फिगर में कोई दिक्कत, आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा सुनिए, मैं बताता हूँ। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये बताइए कि मैमल का और डायनासोर का, चलो मैमल का तो नहीं पूछा जाएगा, पूछेगा ये सवाल कि क्रोकोडाइल का, डायनासोर का और बर्ड का कॉमन एंसेस्टर कौन है। क्रोकोडाइल का, बर्ड का और डायनासोर का कॉमन एंसेस्टर। कोडॉन। थीकोडॉन, बहुत अच्छे। डिकोडिंग आप देख पा रहे हैं, जहां जहां कॉमन मिलेगा आपसे पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि आज के रेप्टाइल्स के और क्रोकोडाइल के, मतलब आज के रेप्टाइल्स के, डायनासोर के, ये सारे रेप्टाइल हैं हमारे, डायनासोर के और बर्ड का, इनका कॉमन एंसेस्टर कौन है। सौरभ सिडा, देखिए, यस सौरभ सिडा, यस सर। यस ठीक सर। है। और मैमल्स का कॉमन, मैमल्स का एंसेस्टर कौन है, कौन रेप्टाइल है, तो आप कहना मैमल का कौन सा कॉमन रेप्टाइल एंसेस्टर है, साइनेप्सिडा। मतलब हम लोग जिस रेप्टाइल से बने हैं उसका नाम है साइनेप्सिडा। डायनासोर, बर्ड और आपका जो रेप्टाइल हैं जैसे लिजार्ड वगैरह हैं, ये किससे बने हुए हैं, सौरपसिडा से बने हुए हैं। उसमें भी डायनासोर थीकोडॉन से बना हुआ है। ये सारी बातें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से, बगल का टाइम पीरियड तो आप समझ ही जाओगे कैसे उसको रीड करना है, देखना है कि किस समय में। ये साइड में लिखा हुआ है कि 350 मिलियन साल पहले, 300 मिलियन साल पहले, 250 मिलियन साल पहले, 200 मिलियन साल पहले। ध्यान दीजिएगा, आज से करीब करीब 150 से 100 मिलियन साल के बीच में आपके डायनासोर धरती से विलुप्त हो चुके हैं। आप देखेंगे अगर टाइम पीरियड, तो 100 और 150 के बीच में आपका डायनासोर विलुप्त हो चुका है धरती से, देख रहे हैं। यस सर। ये चीज हम आगे यूज भी करेंगे कि धरती से ये विलुप्त हो चुका है। और आप आसानी से समझ सकते हो कि चीज नीचे से बना हुआ है, क्योंकि नीचे सबसे पुराना टाइम पीरियड है। बस सिंगल एंसेस्ट्री और उसको ऊपर ब्रांच करते चलो, समझ रहे हो, खानदान देख रहे हो, जैसे इंसान का खानदान देखते, अरे हमारे पापा ये हैं, उनके ग्रैंडफादर ये हैं, उनके पिताजी ये हैं, पीछे फैमिली ट्री जैसे देखा जाता है वैसे नहीं देख लोगे। अब बगल में टाइम लिखा हुआ है, बोलो तो। ठीक है। यस सर। तो अब इस पे भी बेस्ड क्वेश्चंस बड़े रेयर पूछे जाते हैं, अब तक इस पे बेस्ड सवाल नहीं आया है। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इस फिगर पे बेस्ड अब तक सवाल नहीं आया है। आएगा भी तो बहुत साधारण सवाल आएगा जो साइड में मैंने डिकोड करके लिख दिया है। अब जो भी पूछा जाएगा आप मेंटली तैयार हो। आपका एक सवाल, क्योंकि ये अनटच्ड टॉपिक्स हैं, प्लांट का एवोल्यूशन, डायनासोर का एवोल्यूशन अब तक नहीं आया है। मेरा यकीन मानिए, हो सकता है 22 में आ जाए, हो सकता है आपकी अगली पीढ़ी में आ जाए। पढ़ाते तो हम हर साल यही कह के हैं कि आएगा, क्योंकि अनटच्ड है, अब तक नहीं पूछा गया है। जिस दिन आएगा उस दिन आप याद कीजिएगा। खैर, मेरा काम पूरा हो चुका है, ठीक है, चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो आप इसको अपना देख लेना, कहीं कोई दिक्कत अब नहीं होगा, देखना ही सिखाना था। मैंने कहा ही था कि जियोलॉजिकल टाइम का यही एप्लीकेशन है, यही एप्लीकेशन है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। मेरे इसी क्लास में बच्चों ने पूछा कि सर क्या जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद करना है, तो मैंने कहा था नहीं याद करना है, उसका यूज करेंगे हम। तो प्लांट के एवोल्यूशन में यूज किए, डायनासोर के एवोल्यूशन में यूज किए, और थोड़ी देर में ह्यूमन एवोल्यूशन में भी यूज करेंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल को यूज कैसे करना है, ये बात समझ में आया। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अरे यार, इसको पासवर्ड बता दे क्या, रुको। 522 चलो। चलिए, तो अब आते हैं थोड़ा आगे, एनसीईआरटी के कुछ और लाइंस को पढ़ते हैं कि डायनासोर के बाद, रेप्टाइल के बाद क्या हुआ। ये बिल्कुल एनसीईआरटी के लाइंस में पढ़ रहा हूँ, अपने घर से मैं एक शब्द नहीं पढ़ रहा हूँ।
जो एनसीईआरटी कहा है वही हम पढ़ा रहे हैं। फिर क्या कह रहा है कि आज से करीब करीब 200 मिलियन साल पहले, उसी लाइन को हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इन सारे पेजेस को मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा आपके नोट्स में, आप चिंता ना करें। कह रहा है आज से करीब करीब 200 मिलियन साल पहले कुछ रेप्टाइल्स पानी में चले गए। मतलब आके धरती पे रेप्टाइल बना दिए थे और उसी में से कुछ रेप्टाइल को लगा कि नहीं पानी में चला जाए, अब पानी में जाके रहने लगे। जब पानी में रहने लगे तो वो मछली जैसे बन गए, हालांकि थे वो रेप्टाइल, तो ये मछली जैसे रेप्टाइल कहलाए। जैसे आज की धरती पे उनको एक थायोसौर के नाम से बुलाया जाता है। इस समय आज से 200 मिलियन साल पहले आपकी धरती पे राज था। किसका राज था? डायनासोर्स का। आज से 200 मिलियन साल पहले धरती पे डायनासोर्स का राज था। अच्छा, इसमें भी कौन से डायनासोर का राज था? बड़े विशालकाय डायनासोर्स हुआ करते थे, 20-20 फीट के डायनासोर, समझ रहे हो? 20 फीट अच्छी खासी हाइट होती है। अगर तुम्हारी हाइट 6 फीट है तो इससे करीब करीब 3 गुना ज्यादा बड़ा डायनासोर एनसीईआरटी शब्द यूज किए हुए है। टाइरेनोसोरस रेक्स पाया जाता था। टाइरेनोसोरस रेक्स जो था, इसके दांत जो हैं खंजर जैसे, डैगर मतलब होता है खोदने वाला, खोदने वाला, और फियरसम मतलब बड़े भयावह दांत हुआ करते थे इस डायनासोर का। 20 फीट का था। ये सब एनसीईआरटी के शब्द हैं। कहता है सर ये वो दौर था जब धरती पे बड़े बड़े डायनासोर्स हुआ करते थे। ध्यान दीजिएगा, ये वो दौर था जब धरती पे बड़े बड़े डायनासोर हुआ करते थे। सर जब इतने बड़े डायनासोर हुआ करते थे तो धरती पे तब पेड़ भी बड़े हुआ करते थे सर, बड़े बड़े विशालकाय पेड़ पाए जाते थे। और आज से 200 मिलियन साल पहले जायंट फॉन्स पाए जाते थे, टेरिडोफाइट्स, मतलब ये फॉन्स भी बड़े बड़े होते थे। हुआ क्या? हुआ क्या? धरती पे बदलाव हुआ, धरती पे टेम्परेचर का बदलाव हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग कारण देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि तब की धरती पे कोई बाहरी उल्का पिंड आके टकराया और उस उल्का पिंड के टकराने से, मतलब मेटेरोइड के टकराने से, धरती का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गया, और इतना बढ़ा कि उस गर्मी को ये डायनासोर्स नहीं झेल पाए और डायनासोर भी ढह गए, और ये बड़े बड़े जो विशालकाय फॉन्स हुआ करते थे ये भी ढह गए। और आज की धरती पे आप इनको फॉसिल के रूप में ढूंढते हो। तो माना अब कोई भी फॉन विशालकाय नहीं है। ऐसा लगता था पहले के फॉन्स जो धरती पे थे वो लगता था बादलों को छू रहे हैं। आज क्या पेड़ है? पहले फॉन्स इससे भी बड़े हुआ करते थे, तो लगता था बहुत बड़े थे, लेकिन ये ढह गए। और आज की धरती पे आप इनको कोल्ड डिपॉजिट के फॉर्म में निकालते हो, इवोल्यूशन का ट्रेस निकालते हो कि अरे भाई पहले की धरती पे बड़ा 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 पेड़ हुआ करता था। तो ये कहानी है, जब डायनासोर बड़े थे तब धरती पे पेड़ भी बड़े थे, लेकिन ये दोनों ढह गए। फिर माना क्या गया कि भाई डायनासोर, कई लोग अलग अलग थ्योरी देते हैं। कई लोग कहते हैं कि डायनासोर ही, अभी अभी तुम देखे भी हो, डायनासोर ही परिवर्तित हो गया बर्ड में, मतलब वही धीरे धीरे इवॉल्व करके चिड़िया बना दिया। तो कई लोग चिड़िया को कहते हैं कि जानते हो ये चिड़िया कौन है? ये डायनासोर का बढ़ाया चढ़ाया हुआ फॉर्म है, ग्लोरीफाइड फॉर्म है। ग्लोरिफिकेशन समझते हो? जैसे अगर मुझे ग्लोरीफाई करके कहा जाए रे भाई इंसानों के राजा, तो डायनासोर कहाँ गया? कहीं नहीं गया। कई लोग कहते हैं कि यही आज की चिड़िया है, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल है, उसमें बदलाव करके। कई लोग मानते हैं कि नहीं, डायनासोर धरती पे बढ़े हुए टेम्परेचर को झेल नहीं पाए और वो विलुप्त हो गए। तो अब तो किसी के पास टाइम मशीन है नहीं कि 200 मिलियन साल पहले हमारी धरती पे जाके देखे कि क्या हुआ था। तो अलग अलग हाइपोथेसिस हैं, एग्जैक्ट कारण आज भी नहीं पता है। एवोल्यूशन ऑफ मैमल पे आते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा कि मैमल जो हैं वो रेप्टाइल से ही बने हुए हैं, साइनेप्सिडा से बने हुए हैं। और जब 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 आप आज से जानते हो, आज से 200 मिलियन साल पहले जब इन डायनासोरस का राज हुआ करता था, तब तुम्हारी धरती पे मैमल्स थे। लेकिन ये जो मैमल्स थे, तुम्हें पता है, ये चूहे जैसे मैमल थे। और ये चूहे जैसे मैमल्स जो थे, देखियो छुछुंदर को तुम लोग देखे हो, चूहा में और छुछुंदर में क्या अंतर होता है जानते हो? चूहा का मुंह जो होता है सामने ऐसे चिपटा होता है, लेकिन छुछुंदर का मुंह थोड़ा पॉइंटेड होता है। देखियो नाली वाली में छुछुंदर मिल जाता है, चूहे जैसी ही प्रजाति होती है। बोलो तो, बोलो, Yes, अरे sir. बोलो ना। तुम्हें पता Sir. है, जब तुम्हारी धरती पे आज से 200 मिलियन साल पहले डायनासोर का राज हुआ करता था, तब तुम्हारी धरती पे जो मैमल्स थे, मैमल्स थे, हम लोग थे, हमारे पूर्वज थे। हम लोग नहीं थे, हमारे पूर्वज थे। और हमारे जो पूर्वज थे वो
चूहे जैसा हुआ करते थे, श्रीव जैसे होते थे, श्रीव मतलब छुछुंदर होता है, इनका मुंह जो है थोड़ा पॉइंटेड हुआ करता था, तो कहा जाता था हाथी के सूंड जैसा इनका मुंह है। ये सब पेड़ पे रहता था और डर के मारे नहीं उतरता था कि भाई नीचे उतरेंगे तो कहीं डायनासोर हमको दबा देगा, मार देगा, खा जाएगा, तो पेड़ों पे रहते थे, छुपे हुए रहते थे। मतलब आज से 200 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज छुछुंदर जैसे थे, एलिफेंट ट्री लाइक थे, और धरती पे नहीं आते थे क्योंकि ये डरते थे डायनासोर से। लेकिन आपको पता है, जब हमारी धरती पे ये डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हुए, विलुप्त हुए, तो करीब करीब 65 मिलियन साल पहले हमारी धरती पे से डायनासोर्स का नामो निशान खत्म हो गया, कहीं नहीं बचे डायनासोर्स। तब ये मैमल्स नीचे उतरे, ये जो छुछुंदर जैसे हमारे पूर्वज थे, ये नीचे उतरे और धीरे धीरे धरती पे आके अलग अलग रूप में इवॉल्व होना शुरू हुए। क्लियर है ये बात? बोलिए। Yes, sir. और तब आज की धरती पे आप देखते हो कि मैमल्स का हर तरफ राज है। इसके बाद एक शब्द यूज किए हुए हैं एनसीईआरटी, पैनेगिया। पैनेजिया क्या है तो सुनिए। माना जाता है कि हमारी धरती पे पहले सारे कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे, जैसे एशिया, एशिया, अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, समझ रहे हैं बात को, अमेरिका, सब कॉन्टिनेंट जो है एक ही जगह पे था। लेकिन द अर्थ के अंदर क्रस्टल प्लेट मूवमेंट की वजह से, टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट की वजह से ये जो हैं टूटना शुरू किए, और इनके बीच में जैसे एशिया अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग हुआ, सब अलग हुआ, और बीच में बैरियर्स आए, जैसे समुंदर आया, पानी आया। तो क्या लिखा है एनसीईआरटी? ये बात सही भी है। इट वॉज सपोज दैट earlier all the continents were together as a single land mass called Pangaea, और जब सारे धरती के कॉन्टिनेंट्स एक जगह पे थे तो उसे पैनेजिया कहते थे। They got separated due to crustal plate movement या tectonic plate movement, and oceans come between them called continental drift। बल जबकि बाद में वो धीरे धीरे सेपरेट कर गए और उनके बीच में ओशियन आया, ये चीज कहलाया कंटिनेंटल ड्रिफ्ट। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से कंटिनेंट्स अलग भी हुए, और कई लैंड मास जो पहले एक दूसरे से दूर थे करीब भी आए। जैसे पहले नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दूर दूर हुआ करते थे, लेकिन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आए। और आपको पता है इनके करीब आने से क्या हुआ? जब नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक दूसरे के करीब आए, क्या हुआ? द मैमल्स ऑफ साउथ अमेरिका दैट रिजेंबल्ड हॉर्स, हिप्पोपोटामस, बियर ईटीसी वेयर ओवरराइडन बाय नॉर्थ अमेरिकन मैमल। मतलब साउथ अमेरिका में घोड़े जैसे मैमल थे, हिप्पोपोटामस जैसे मैमल थे, उसका अपना मैमल सब था, अब भालू जैसा मैमल था। लेकिन नॉर्थ अमेरिकन मैमल्स इन मैमल्स को ओवर राइड कर गए, मतलब इनको हटा दिए और खुद डोमिनेट कर गए। तो नॉर्थ अमेरिका के साउथ अमेरिका से जुड़ने से घाटा साउथ अमेरिकन मैमल्स को हुआ कि उनको ओवर राइड कर दिया। किसने ओवर राइड कर दिया? तो नॉर्थ अमेरिकन मैमल्स ने कर दिया। ये बात एनसीईआरटी तोड़ तोड़ के ब्रेकेज फॉर्म में लिखा है। आपको लग भी रहा होगा कि कुछ लिंक नहीं मिल रहा है, तो एनसीईआरटी के मैं लाइंस पढ़ रहा हूँ हूँ बहू, आगे पीछे की कोई जानकारी नहीं, जैसे एनसीईआरटी कह रहा है बस उसको डिकोड कर लीजिए। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक है। इसी टाइम में एक बहुत फेमस सवाल, एनसीईआरटी लिखे हुए कुछ पानी में लिखे हुए मैमल्स का नाम, जैसे वेल लिखा है, डॉल्फिन लिखा है, सील लिखा है, सी काउ लिखा है। याद रखिएगा, पानी में रहने वाले मैमल्स पूछेगा, इनमें से कौन कौन से मैमल्स पानी में रहते हैं, तो याद रखिएगा। आगे आते हैं। अब इसके बाद क्या है, आपको पढ़ना है ह्यूमन एवोल्यूशन। हालांकि हम आपको थोड़ा सा ह्यूमन एवोल्यूशन का हिंट देते हैं, जैसे दो चार लाइन हम पढ़ देते हैं, लेकिन सीधा हम आपको ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाएंगे। लिखा भी हुआ है कि जो मैमल्स हैं वो आज से करीब करीब 210 मिलियन साल पहले बने हैं, ट्रायसिक पीरियड में। इसी दौर में डायनासोर्स भी बने थे, डायनासोर भी इसी दौर में बने थे। अच्छा, मैमल्स का जो जिस रेप्टाइल ग्रुप से हम लोग बने हुए हैं, अभी अभी तुम लोगों को पढ़ाए हैं साइनेप्सिडा, उससे ल्यूकोसॉरस बना, थेरेप्सिडा बना। अभी अभी तुम लोग देख भी रहे थे कि मैमल किस रेप्टाइल ग्रुप से बना है। अच्छा, शुरुआत के जो मैमल थे वो श्रीव लाइक थे, चुचुंदर जैसे थे, हालांकि एलिफेंट ट्री श्रीव लाइक था। आज से करीब करीब 150 मिलियन साल पहले तक हम लोग चुचुंदर जैसे थे। लेकिन जब धरती से
और इस दौर में आज से करीब करीब 150 मिलियन साल पहले जाओगे तो धरती पे विशालकाय डायनासोर्स पाए जाते थे। लेकिन जब धरती पे डायनासोर्स विलुप्त हुए तब मैमल्स पेड़ों से उतरे और इवॉल्व करना शुरू किए। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ इसमें? नो ठीक है। सर। अब इसमें ना बीच में मेरे नोट्स में थोड़ा ज्यादा है तो उन चीजों को मैं हटा देता हूँ, आपको दिखाऊंगा ही नहीं, आपको मैं दिखाऊंगा ही नहीं। सीधा हम आते हैं, आपको ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ा के ये चैप्टर खत्म कर देते हैं। क्यों चैप्टर खत्म कर देते हैं उसका कारण है, मैं देख लेता हूँ आपको बताने लायक क्या बात दिया गया है इसमें। छोड़िए, इसमें बताने लायक कोई बात नहीं है, सीधा ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाते हैं। बेकार का आप लोग परेशान होइएगा, उससे अच्छा आपको ह्यूमन एवोल्यूशन पढ़ाते हैं हम। एक सेकंड रुक जाइए और ये टॉपिक खत्म करते हैं, क्योंकि फालतू का ये टॉपिक खिंच रहा है। ह्यूमन एवोल्यूशन आप लोग सीधा पढ़िए। देखिए ह्यूमन एवोल्यूशन में क्या सवाल पूछा जाएगा हम आपको बताते हैं। देखिए कह रहा है कि सर ह्यूमंस का जो एवोल्यूशन हुआ है वो सीनोजोइक एरा में हुआ है। ठीक है, ह्यूमंस का एवोल्यूशन। अच्छा, ये सीनोजोइक एरा के आपके सामने पीरियड लिखे गए हैं। देखिएगा सीनोजोइक एरा में सबसे जो हमारा पुराना पूर्वज है इंसानों का, उसका नाम है ड्रायोइफ्थिकस। देखो है क्या कि सबसे ज्यादा जो ह्यूमंस का एवोल्यूशन हुआ है वो अफ्रीका और एशिया में हुआ है। अब अफ्रीका और एशिया में हुआ है, मान लो तुम अफ्रीका में मिट्टी खोद रहे थे और पता चला कि तुम्हें कोई मिट्टी मिला जो मायोसीन दौर का था, उसमें इंसानी कोई कंकाल मिला, तो उसका नाम रख दिया गया कि भाई सबसे पुराना कंकाल मिला ड्रायोइफ्थिकस। अच्छा, इसी टाइम में एशिया में भी शिवालिक हिल माना जाता है, गढ़ है एशिया में है शिवालिक हिल, भगवान शिव के नाम पे पड़ा है, माना जाता है गढ़ है ह्यूमन एवोल्यूशन का। उतना ही पुराना फॉसिल ढूंढा गया एशिया में भी, और उसका नाम रखा गया सीवा इफ्तिकस। दोनों सेम ही दौर के फॉसिल थे, इंसानी फॉसिल थे। तो ह्यूमंस का सबसे पुराना फॉसिल था ड्रायोइफ्थिकस, इसको अफ्रीका में ढूंढा गया था, और सीवा इफ्तिकस को एशिया में ढूंढा गया था। दोनों एक ही दौर के फॉसिल थे। जैसे मान लो अभी हम हैं, अभिनंदन झा, हम 90s के हैं। इसी टाइम में कोई अमेरिका का बच्चा हो, वो भी 90s का हो, आज से 1000 साल बाद हम दोनों का फॉसिल मिले, तो कोई कहे कि अच्छा ये इंडिया में फॉसिल मिला अभिनंदन झा का 1000 साल पुराना है, तब तक अमेरिका वाला कहे हमारे यहाँ भी 1000 साल पुराना फॉसिल मिला है, देखो उसी टाइम का। तो यही बात हो गया, समझ रहे हो बात को? क्लियर है ये बात? बोलो। यस ठीक है। सर। इसके बाद क्या हुआ, इससे जो बाद का फॉसिल मिला उसका नाम था रामाएफ्थिकस, भगवान राम के नाम पे रखा गया था, माना गया कि ये राम के दौर का फॉसिल है, जब रामायण की युग की कहानी है। अच्छा, ये फॉसिल एशिया में मिला। इसी टाइम में एक फॉसिल अफ्रीका में भी मिला, केन्या में भी मिला, तो उसका नाम केन्या एफ्थिकस रख दिया गया। दोनों सेम ही फॉसिल थे, आप इन दोनों का नाम भूल जाइए। हमारा सबसे पुराना पूर्वज था ड्रायोइफ्थिकस। ड्रायोइफ्थिकस के बाद जो इंसान बना, जो ह्यूमन एवोल्यूशन की लिस्ट में आया, वो था रामाइफ्थिकस। एनसीईआरटी कहता है कि ड्रायोइफ्थिकस और रामाइफ्थिकस आज से 12 से 15 मिलियन साल पुराने फॉसिल्स थे। कोई दिक्कत पहले ये बताइए? नो सर। अच्छा, नो सर। इसके बाद आप सिर्फ जो हम बता रहे हैं वो देखिए। इसके बाद रामाइफ्थिकस से बना क्या बना, रामाइफ्थिकस के बाद का जो फॉसिल मिला वो मिला ऑस्ट्रेलोइफ्थिकस, 5 मिलियन साल पुराना। ऑस्ट्रेलो को छोड़ दीजिए, ऑस्ट्रेलो से बना जो फॉसिल वो था होमो हैबिलिस, ये 2 मिलियन साल पुराना। होमो हैबिलिस से बना होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस आज से 1.7 मिलियन साल पुराना। होमो इरेक्टस दो पार्ट में टूटा, एक तो टूटा क्रोमैग्नन में करीब करीब 34,000 साल पहले, और क्रोमैग्नन ही बनाया होमो सेपियंस, सेपियंस आज का इंसान 25,000 साल पहले। और इरेक्टस से एक और ह्यूमन बना था, उसका नाम था होमोसेपियंस निएंडरथलिस, करीब करीब 1 मिलियन साल पहले, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाया, वो विलुप्त तो हो गया। इन सब पे बात होगी। अच्छा, एक तरफ इस ड्रायोइफ्थिकस से ये इंसानों का एवोल्यूशन हुआ है ऐसे, और इसी ड्रायोइफ्थिकस से एक तरफ आपको पता है एप्स का भी एवोल्यूशन हुआ है, एप का भी एवोल्यूशन हुआ है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि बताओ ह्यूमन का और एप का कॉमन एंसेस्टर कौन है, आपका और एप का कॉमन एंसेस्टर कौन है, देख के बताइए तो, कौन सा कॉमन एंसेस्टर है बताइए?
ड्रायोइफ्थिकस। अरे तुम भी ड्रायोइफ्थिकस से बने हो, देखो ना होमोसेपियंस को देखो, तुम भी ड्रायोइफ्थिकस से बने हो और एप भी ड्रायोइफ्थिकस से बना है। ये वो पॉइंट है जहां हम दोनों मिलते हैं, तो हम दोनों का कॉमन एंसेस्टर कौन है बोलो? ड्रायोइफ्थिकस। आपको पता है एप्स एप्स 4 तरह के होते हैं, मैं आपको बताऊं। एप्स 4 तरह के होते हैं। एक होता है गिब्बन, एक होता है ओरेंगुटान, बस नाम जानिए। एक होता है गोरिल्ला, और एक होता है चिंपैंजी। हम लोग सबसे करीब हैं चिंपैंजी के। चिंपैंजी हमारे सबसे क्लोजेस्ट है। फिर उससे ज्यादा थोड़ा सा क्लोजेस्ट है गोरिल्ला, फिर ओरेंगुटान, और फिर सबसे क्लोजेस्ट है गिब्बन। मतलब ह्यूमंस हमारे सबसे करीब चिंपैंजी है। खैर इधर आइए। अच्छा, इस ह्यूमन सीक्वेंस में एम्स 2 बार सवाल इस सीक्वेंस को पूछा। कैसे आपको सीक्वेंस याद रखना है? ड्रायोइफ्थिकस, रामाइफ्थिकस, ऑस्ट्रेलोइफ्थिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, क्रो-मैग्नन, होमो सेपियंस सेपियंस। याद रहेगा? बोलिए। 2 बार एम्स पूछ चुका है इस सीक्वेंस को, बस करेक्ट सीक्वेंस को बोलो तो। यस सर। यस सर। बाकी कुछ नहीं, सिर्फ सीक्वेंस याद रखना है। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारा ह्यूमंस का और एप्स का कॉमन एंसेस्टर है ड्रायोइफ्थिकस, लेकिन सिर्फ हमारा सबसे पुराना एंसेस्टर कौन है सिर्फ ह्यूमंस का? रामाइफ्थिकस। बहुत अच्छे। रामाइफ्थिकस को देखिए, रामाइफ्थिकस ड्रायो से बना है, और उस रामा से कोई एप नहीं बना है, हम ही लोग बने हुए हैं। तो सिर्फ हमारा सबसे पुराना रामा है, लेकिन हमारे और एप का ड्रायो। क्लियर है ये बात? यस सर। अच्छा, तो ह्यूमन और एप का कॉमन एंसेस्टर ड्रायो, सिर्फ ह्यूमंस का सबसे पुराना एंसेस्टर रामा। हमारा सबसे नया एंसेस्टर कौन है? हमारा सबसे नया पूर्वज कौन है? हाल फिलहाल का हमारा पूर्वज कौन है? होमो इरेक्टस। क्रो-मैग्नन। अरे हमसे जस्ट पहले वाला कौन है? क्रो-मैग्नन है। तो ये हमारा सबसे रीसेंट एंसेस्टर है, जस्ट हमसे पहले का पूर्वज है। यस सर। सारे सवाल ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। क्लियर है ये बात? बोलिए। यस सर। तो इस सीक्वेंस को पहले याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो फॉसिल्स मिले हैं, जैसे ड्रायोइफ्थिकस का, रामाइफ्थिकस का, ऑस्ट्रेलो का, इन सब के कुछ कैरेक्टर्स को मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाऊंगा। एनसीईआरटी में इनके फीचर्स दिए गए हैं, मेरे नोट्स में पढ़ाए गए हैं। अब देखिए, नोट्स में 2 चीज लिखा गया है, क्योंकि ये नोट्स जो है 11th-12th वालों का है, तो इसमें मॉड्यूल के भी लाइंस लिखे गए हैं। लेकिन जहां भी मॉड्यूल का मैंने लाइन लिखा है, वहां पे एम लिख दिया है, उसको आपको छूना नहीं है, आपको सिर्फ एनसीईआरटी के लाइंस पढ़ने हैं। तो चलिए, सबसे पहला फॉसिल उठाते हैं, हमारा सबसे पुराना पूर्वज, नाम है उसका ड्रायोइफ्थिकस। एक्चुअली ये हमारा पूर्वज नहीं है, ये कॉमन एंसेस्टर है एप और ह्यूमन का, एनसीईआरटी कहता है। अच्छा, ये एप्स के जैसा ज्यादा था, मोर एप लाइक। क्यों? क्योंकि इसकी दांत की बनावट एप्स जैसे ज्यादा थी। खाता क्या था ये? तो ये फल खाता था और पत्ता खाता था। अच्छा, एक और बात जानिए। इसके बाद हमारा जो दूसरा फॉसिल है इंसानों में, वो है रामाइफ्थिकस। ये इंसानों जैसा ज्यादा था क्योंकि इसके दांत की बनावट इंसानों जैसी ज्यादा थी। ये हार्ड नट्स भी खाता था और सीड्स भी खाता था। हार्ड नट्स आप समझ रहे हैं? अच्छा, मैंने कहा भी कि जो आपका ह्यूमन लाइन ऑफ एवोल्यूशन है, इसमें ये हमारा सबसे पुराना मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर है। क्लियर है ये बात? बोलिए तो पहले इतनी बात। यस सर। यस सर। अच्छा, आपका एनसीईआरटी ड्रायोइफ्थिकस के लिए और रामाइफ्थिकस के लिए कुछ कॉमन पॉइंट लिखता है। जैसे आप देखिए, ये ड्रायो के लिए भी पॉइंट है और ये रामा के लिए भी है। क्या लिखता है एनसीईआरटी? कहता है कि ड्रायोइफ्थिकस और रामाइफ्थिकस रहते थे पेड़ों पे, लेकिन जमीन पे ये गोरिल्ला और चिंपैंजी जैसे चलते थे। और ये पाए गए थे दोनों के बारे में आज से 12 से 15 मिलियन साल पहले। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ इन दोनों के बारे में एनसीईआरटी के लाइंस में? नो सर। जो लिखा है एनसीईआरटी लिखा है, आपको वही याद रखना है।
ठीक है, आगे आते हैं। आगे है, अब ये मॉड्यूल के लाइंस आप छोड़ते चलिएगा, ये मॉड्यूल के लाइन आपको नहीं पढ़ने हैं, छोड़िए। अब आते हैं ऑस्ट्रेलोइप्थिकस पे। लिखा ये पहला एप मैन था। पाया कहाँ गया था? तो देखा गया कि ये ईस्ट अफ्रीका के ग्रास लैंड में आज से 2 मिलियन साल पहले इसके पाया गया। ठीक है, इसी को अफ्रीकन मैन भी कहा जाता था। अच्छा, हर ह्यूमंस में जो हमारे एंसेस्टर हैं उनके ब्रेन की कैपेसिटी भी बताई गई है। जैसे ड्रायो और रामा का नहीं बताया है तो नहीं याद रखना है, मैंने नहीं लिखा है। ऑस्ट्रेलो का लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलो की ब्रेन की कैपेसिटी 500 सीसी थी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका बॉडी सीधा था, मतलब सीधा चलता था। कमर चौड़ा था, पेल्विस ब्रॉड था। इसका फेस जो है वो प्रोग्नेथस था। इसका 2 पैरों पे चलता था और चिन एब्सेंट था। अब मन में तुम गाली दोगे कि सर ये प्रोग्नेथस फेस क्या होता है, तो मैं दिखा दूं, चलो मैं दिखा देता हूँ। 2 तरह के चेहरे होते हैं, लेट मी टेल यू। मैं दोनों चेहरों पे बात कर लेता हूँ, देखिएगा ध्यान से। मैं दोनों चेहरों पे बात कर लेता हूँ। या देखिए, आप देखेंगे कि ये जो चेहरा है, छोड़िए मैं दिखाता हूँ। आप देखेंगे कि ये जो मैंने कवर करके रखा है, यहाँ पे आप देखिए मैंने लिख रखा है प्रोग्नेथस फेस, लिखा है प्रोग्नेथस फेस, बोलिए तो। यस सर। अच्छा, प्रोग्नेथस फेस जानते हैं कैसा होता है? उसमें ये चिन्ह नहीं पाया जाता। ये जो आपका चिन्ह है ना, ये चिन्ह नहीं पाया जाता है। देखिए मैंने लिख रखा है नो चिन्ह, और इसमें ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट थोड़ा आगे आया हुआ रहता है। तो देखिए इसका चेहरा फ्लैट नहीं है। देखो, जैसे तुम अपने चेहरे के आगे एक प्लेन को गुजारो, जैसे ये प्लेन है, इसको गुजारो, कहीं पे भी ये प्लेन फंसेगा नहीं। लेकिन अगर ये नाक के नीचे वाला हिस्सा, हनुम जैसे ये नाक के नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा आगे आया रहता, तो हाथ को अगर गुजारते तो चेहरे पे रुक जाता कि नहीं रुक जाता? जैसे इसका चेहरा है, इसके हाथ, इसके फेस के आगे अगर हाथ ले जाओगे तो रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? बोलो तो। यस सर। तो इसका चेहरा फ्लैट नहीं है। क्या नहीं है? फ्लैट नहीं है। इस तरह का चेहरा प्रोग्नेथस कहलाता है। धीरे धीरे इस चेहरे में बदलाव आया है और धीरे धीरे आप बन गए हैं। देखिए आपका चेहरा फ्लैट है, हाथ गुजारिए सामने से गुजर जाएगा। आपके चेहरे में चिन्ह है, इस तरह का चेहरा ऑर्थोग्नेथस कहलाता है। तो हमारा चेहरा ऑर्थोग्नेथस है, ई वाला जो चेहरा है ये प्रोग्नेथस है। तो ऑस्ट्रेलोइप्थिकस हमारी तरह था या बंदरों की तरह दिखता था, एप्स की तरह दिखता था? बोलिए तो। ठीक है, तो ये चेहरा का कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलिए। यस सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, अब आते हैं। अच्छा, जैसे आप देखेंगे, मैं कुछ और भी डिफरेंस थोड़ा बारीकी से आपको दिखाऊं, अगर दोनों फिगर आप देख पा रहे हैं। आप देखिए, आपके पास 4 हेड है, आपके पास 4 हेड है, प्रेजेंट है। इसके पास कोई 4 हेड जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, नो 4 हेड। देख रहे हैं, कोई 4 हेड है क्या? देखिए, नो सर। No, sir. सीधा इसकी भौवें है, भौवें समझते हैं, आईब्रो है, सीधा ब्रो रिज बना हुआ है। इसके पास ऐसे ब्रो रिज बना हुआ है, ब्रो का मतलब आईब्रो का रिज बना हुआ है, जबकि आपके पास ये फोरहेड बना हुआ है। तो प्रॉपर आप देख पा रहे हैं डिफरेंस को? बोलिए, समझ में आई बात डिफरेंस चेहरे में? यस Yes, सर। sir. तो अब जब भी मैं प्रो बोलूं, प्रोग्नेथस बोलूं, आपके दिमाग में कौन सा फेस सेट होगा? ऑर्थो बोलूं, कौन सा फेस सेट होगा? समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक है, आइए इधर, इधर आइए, पढ़ते हैं अपने पूर्वजों के बारे में। तो हमारे जो ऑस्ट्रेलोइप्थिकस साहब थे, इनका चेहरा प्रोग्नेथस था। माना जाता है कि ये बाईपेडल थे, 2 पैरों पे चलते थे। ये पत्थरों से शिकार करते थे, लेकिन शिकार जरूर करते थे, लेकिन माना जाता है, एनसीईआरटी लिखता है कि सामान्य तौर पे ये फल खाता था। हालांकि ओमनीवोर था, ज्यादा फल खाता था। फिर मॉड्यूल के लाइंस नहीं पढ़ने हैं, छोड़ दीजिए। इधर आइए, ऑस्ट्रेलो के बाद जो हमारा पूर्वज था उसका नाम था होमो इरेक्टस। इसका भी चेहरा प्रोग्नेथस था। सॉरी, ऑस्ट्रेलो के बाद एक और होगा, बीच में होमो हैबिलिस है। ऑस्ट्रेलो के बाद याद रखिएगा, ड्रायोइप्थिकस, रामाइप्थिकस, ऑस्ट्रेलोइप्थिकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। इरेक्टस से एक निएंडरथलिस बना है, क्रोमैग्नन बना हुआ है, और हम लोग होमो सेपियंस सेपियंस बने हैं। तो पहले होमो हैबिलिस पढ़ते हैं। होमो हैबिलिस जो है, इसका बनावट, इसके
बॉडी पार्ट्स की बनावट इंसानों जैसी थी, तो पहला ह्यूमन लाइक इसका होमिनिड माना गया। अच्छा, इसी को हम लोग हैंडी मैन, स्किलफुल मैन या टूल मेकर मैन कहते थे। क्यों? क्योंकि ये जैसे तुमको कुत्ता दिखेगा रास्ते पे तो सीधा पत्थर उठा के मार दोगे, मतलब तुमने रॉ स्टोन उठा के मारा। लेकिन अगर तुमको शिकारी बनना है तो उस पत्थर को तुम काटोगे, छांटोगे और नुकीला बना के भाला की तरह उसके बॉडी में भोंकोगे। समझ रहे हो बात को? तो इसने क्या किया, पत्थरों को काटा, चिपिंग किया और उससे हथियार बनाए। तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए इसको कहा गया हैंडीमैन या स्किलफुल मैन मेक टूल्स ऑफ चिप्ड स्टोन्स। बात समझ में आया? बोलिए। Yes, Yes. sir. ऑस्ट्रेलो की ब्रेन की कैपेसिटी थी करीब करीब 500। इस भाई की ब्रेन की कैपेसिटी 650 से 800 सीसी थी। ओमनीवोर था। हालांकि एनसीईआरटी लिखता है कि माना जाता है कि ये मीट नहीं खाता था, लेकिन ओमनीवोर था, मीट भी खाता था। कई किताबों में लिखा गया कि मीट भी खा, जाके तो कोई उस देखा नहीं है कि भाई तुम क्या खाते थे, तो अलग अलग किताब अलग अलग बात लिख देता है। शिकार करेगा हथियार से या मीट नहीं खाएगा, ऐसा हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी लिख दिया है तो हम भी लिख दिए। खैर, वो आप इग्नोर कीजिएगा। अगला जो हमारा फॉसिल मिला वो था होमो इरेक्टस। 900 सीसी था। ओमनीवोर थे, कैनिबल थे। कैनिबल जानते हैं किसको कहते हैं? जब इंसान इंसान को खाए। कोई भी अगर आप अपने ही स्पीसीज वाले मेंबर को खा रहे हैं तो ये कैनिबलिज्म कहलाता है। तो इनमें एक प्रथा थी। प्रथा ये थी कि जब इनके पूर्वज मरते थे तो उनकी खोपड़ी वगैरह को ये तोड़ तोड़ के खा जाते थे। ऐसा ऐसा अफ्रीकन में भी देखने को मिलता था। ये अभी तक अफ्रीकन में ये कल्चर फॉलो अप किया जाता था। अफ्रीका के कुछ आदिवासी कम्युनिटीज थे हाल फिलहाल तक, जिनमें ये मान्यता थी, क्योंकि हम लोग का सारा एवोल्यूशन इंसानों का अफ्रीका में ही हुआ है ज्यादातर। तो अफ्रीका में क्या किया जाता था कि जैसे वो ट्राइबल कम्युनिटी, जो आदिवासी कम्युनिटी था, उनमें क्या होता था, एक बड़ा खतरनाक कस्टम प्रैक्टिस किया जाता था। उसमें क्या था कि जब उनके फैमिली में कोई मरता था तो उसकी आत्मा की शांति के लिए उसी इंसान का, मरे हुए इंसान का खोपड़ी तोड़ के महिलाओं और बच्चों को खिलाया जाता था। अच्छा, इस खोपड़ी तोड़ के खिलाने की प्रथा की वजह से वहां पे एक बीमारी फैला, प्रायोन की वजह से। क्योंकि प्रायोन एक प्रोटीन फोल्डिंग है, ब्रेन वगैरह में भी पाया जाता है। ये जो प्रोटीन फोल्डिंग है जिसको हम लोग प्रायोन कहते हैं, इस प्रायोन से एक बीमारी फैला। बॉटनी में आपने पढ़ा होगा, कुरू डिजीज। इसी को कहते हैं लाफिंग सिकनेस। तो अफ्रीका के उस ट्राइबल कम्युनिटी में महिलाएं और बच्चे हंसते 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 पागल हो जाते थे, बेमतलब का हंसते थे। तो सरकार को पता चला कि बताओ, ये सब खोपड़ी तोड़ के खा रहा है आत्मा की शांति के लिए। जबरदस्ती इस कल्चर को बंद कराया गया, जैसे सती प्रथा को बंद कराया गया, 3 तलाक को बंद कराया गया। तो इस तरह की जितने भी प्रथाएं होती हैं जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक तरह से कह लीजिए कि शोषण होती है, कह लीजिए। अब मैं किसी प्रथा पे कमेंट नहीं करता हूँ, क्योंकि जब भी जो प्रथा रहा है लोगों ने उसको जस्टिफाई भी किया है, लोगों ने उसको डिनाई भी किया है, लेकिन अगर हटा है तो नो डाउट जस्टिफाइड है। इस प्रथा को भी बंद कराया गया, खोपड़ी तोड़ के खाने की प्रथा को। तब जाके ये बीमारी महामारी के रूप में नहीं फैला, वरना पूरा अफ्रीका लपट लिपट गया था इस बीमारी में। समझ रहे हैं बात को? बोलिए तो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, नाम सुने थे कुरू डिजीज का? प्रायोन से होता है। प्रायोन आपने पढ़ा होगा, प्रोटीन की फोल्डिंग होती है, खोपड़ी तोड़ के खाने से ये Yes, sir. बीमारी हुआ था। हाँ, पढ़ा है आपने, बॉटनी में सर ने पढ़ाया है। Yes, sir. हाँ। अच्छा, ये जो अपने पूर्वज थे गुफाओं में रहते थे, इन्होंने पहली बार आग को खोजा और आग का यूज किया। होमो इरेक्टस 3 तरह के थे, हालांकि 2 ही तरह के थे। एक था जावा मैन, एक था पिकिंग मैन। आग को जावा मैन ने ही ढूंढा था। इसकी ब्रेन की कैपेसिटी 8 से 1000 सीसी थी। पिकिंग मैन का 850 से 1100। ये 2 मेन टाइप है होमो इरेक्टस के। तो ये होमो इरेक्टस था। अच्छा, ये हाइडलबर्ग को होल्ड पे डालते हैं। होमो इरेक्टस के बाद होमो इरेक्टस 2 पार्ट में टूटा था। अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो होमो इरेक्टस 2 पार्ट में टूटा था। एक टूटा था क्रोमैग्नन में, एक टूटा था क्रोमैग्नन में, और क्रोमैग्नन से हम लोग बने हैं, ह्यूमंस बने हैं। और एक बना था निएंडरथैलिस, एक बना था निएंडरथैलिस। तो पहले निएंडरथैलिस पढ़ाते हैं। एक्चुअली निएंडरथलिस के बीच में और इरेक्टस के बीच में एक हाइडलबर्ग मैन भी पाया जाता है। इसको छोड़ दीजिए, नहीं पढ़ना है, एनसीईआरटी में नहीं है। निएंडरथलिस के बारे में जानिए कि ये लिव्ड इन ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया बिटवीन 1 मिलियन टू 40,000 साल पहले। आज से 1 मिलियन से लेके, मतलब 10 लाख से 40,000 साल पहले ये
ईस्ट और सेंट्रल एशिया में रहते थे, वो भी ठंडे इलाके में। ठंडे इलाके में रहते थे और बिना कपड़ों उपड़ों के घूमते थे, जानवरों का छाल उल पहनते थे। तो ठंडे इलाके में सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसे इंसान थे जो ठंडे इलाके में रहते थे, आगे नहीं बढ़ पाए और विलुप्त हो गए। हिम मानव थे ये। हिम मानव समझते हैं, जो बर्फ में ग्लेशियर में रहे। बर्फ और ग्लेशियर में कोई ह्यूमन सरवाइव कर पाना बड़ा मुश्किल है। पोलर बियर नहीं ना है कि शरीर पे बाल है बच गए भाई। तो बर्फ में सरवाइव करना मुश्किल था, ये लोग विलुप्त हो गया। हालांकि ये थे। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 1400 सीसी थी। कहानियों में लेजेंडरी केव डिवेलर का मतलब, कहानियों में माना जाता है कि ये गुफाओं में रहते थे। इनका चेहरा थोड़ा प्रोग्नेथस, थोड़ा हमारी तरह ऑर्थोग्नेथस था। जानवरों के स्किन का यूज करते थे, तन को ढकने के लिए, बदन को ढकने के लिए। ये रिवाजों को भी मानते थे, इनमें काम का बंटवारा भी था, और ये किसी ना किसी रिलीजन में भी विश्वास रखते थे। साथ साथ ये पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने माना कि आत्मा अमर होती है और इसकी शांति के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जब भी इनके रिलेटिव्स मरते थे, ये उन रिलेटिव्स के को दफनाते थे, और दफनाने के बाद वहां पे जैसे एक सेरेमोनियल ब्यूरियल होता है, हम लोग फूल माला अगरबत्ती दिखाते हैं, उस तरह का काम करते थे। क्योंकि ये मानते थे कि इंसान का शरीर भले साथ छोड़ दिया है, लेकिन आत्मा इसकी आज भी अमर है। तो इसमें भी ये मानते थे, और ये अपने रिलेटिव्स का सेरेमोनियल ब्यूरियल करते थे। पहली बार इन्होंने आपस में बात करना भी सीखा, पावर ऑफ डेवलपमेंट भी मतलब स्पीच भी शुरू किया। उससे पहले जैसे कुत्ता सब बात करता है वैसे ही बात होता था। ये इन्होंने सिंबॉलिक लैंग्वेज बनाया था, सिंबल्स के रूप में भी ये बात करते थे। हालांकि ये आगे नहीं बढ़ पाए, और इन्होंने कोई फॉर्म आगे नहीं बढ़ाया और विलुप्त हो गए। वही होमो इरेक्टस जो है, एक दूसरा पार्ट में भी टूटा था, क्रो मैग्नन। एनसीईआरटी में क्रो मैग्नन नहीं है, पुराने एनसीईआरटी में था। और क्रो मैग्नन से ही आज का इंसान बना है। तो नीट ने पूछा भी था एआईपीएमटी ने कि बताइए हमारा सीधा एंसेस्टर कौन है। तो हमारा क्रो मैग्नन एंसेस्टर है, हालांकि है नहीं एनसीईआरटी में। क्रो मैग्नन हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट थे और कल्चर्ड थे। इनकी ब्रेन की कैपेसिटी 1650 सीसी थी, और थोड़ी देर में मैं पढ़ाऊंगा कि आज आपकी ब्रेन की कैपेसिटी 1450 सीसी है। तो हमसे ज्यादा सिविलाइज्ड और इंटेलिजेंट हमारे पूर्वज थे, क्रो मैग्नन थे, जस्ट हमसे पहले वाले, सारे नहीं, जस्ट हमसे पहले वाले। इनका चेहरा हमारी तरह था, ऑर्थोग्नेथस था। कुत्ते भी पालते थे, पालतू कुत्ते पालते थे, और वो सूंघ सूंघ के इनको बताते थे कि खाना कहाँ है, उसकी मदद से ये शिकार करते थे। दीवालों पे गुफाओं में ये क्या करते थे, कलाकृतियां भी बनाते थे, पेंटिंग वगैरह भी बनाते थे। इन्हीं से आज का इंसान बना, होमोसेपियंस सेपियंस। इसका चेहरा ऑर्थोग्नेथस था, ध्यान रखिएगा। अच्छा, होमोसेपियंस के बारे में एनसीईआरटी लिखा है कि ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 से 1,000 साल पहले, मतलब आज से 75,000 से 1,000 साल पहले, आज के इंसान एरोज हुए हैं, होमोसेपियंस बने हैं, ठीक है। बनने के बाद आज से करीब करीब 25,000 साल पहले, करीब करीब 25,000 साल पहले, अफ्रीका में बनने के बाद, हालांकि जानिए कि ये बने हैं आज से करीब करीब 75,000 साल पहले, और करीब करीब 50,000 साल बीत जाने के बाद, मतलब करीब करीब 25,000 साल पहले, ये जो ह्यूमंस थे अलग अलग जगहों पे घूमना शुरू किए, जाना शुरू किए, माइग्रेट करना शुरू किए। कुछ जो हैं वेस्ट में चले गए, जिन्हें हम लोग वेस्टर्न कंट्री वाले लोग बुलाते हैं, गोरे लोग बुलाते हैं। तो उन्होंने इंसानों का गोरा प्रजाति बनाया, वाइट रेस बनाया, उसी को कॉसासॉइड रेस कहते हैं। कुछ ईस्ट में चले आए, जो मैंगोलियन रेस बनाए, चाइनीज वगैरह जैसे, हम लोगों जैसे, हम लोग चाइनीज नहीं हैं लेकिन इस तरह के रेस बनाए। जो अफ्रीका में ही रह गए, उन्होंने ब्लैक या नीग्रो रेस बनाया। तो ह्यूमंस में यही 3-4 रेस हैं, एक ऑस्ट्रेलियन रेस भी होता है लेकिन वो भी गोरे ही होते हैं। तो जो लोग वेस्ट की तरफ चले गए, पश्चिम की तरफ गए, वो गोरे बन गए, उनको व्हाइट रेस कहते हैं। जो अफ्रीका में रह गए उसको नीग्रो या ब्लैक कहते हैं, और कुछ हमारी तरह मैंगोलियंस बन गए। आपका एनसीईआरटी कहता है कि खेती बाड़ी ह्यूमंस आज से 10,000 साल पहले करना शुरू किया। उससे पहले तो इंसान घुमंतू था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखने को मिलता था, गया कहीं पे कुछ खाया पिया, फिर उठ के चल दिया झोला उठा के। लेकिन फिर क्या हुआ कि इंसानों ने खेती करना शुरू किया। मान लीजिए फसल लगाया, अब फसल मान लीजिए अगर 5 महीना का लगा दिया, तो वहां रुकने के लिए घर भी बनाया। घर बनाया तो जानवरों से बचने के लिए कुत्ता भी पाला,
समझ रहे हैं बात को? इस तरह से जब खेती आई, जब इंसान खेती करना शुरू किया तो इंसानों का सेटलमेंट शुरू हुआ। ऑलरेडी सवाल पूछा जा चुका है नीट में, एनसीईआरटी की लाइन है। कहता है एनसीईआरटी, एक और लाइन लिखता है कि प्री हिस्टोरिक केव आर्ट आज से करीब करीब 18,000 साल पहले डेवलप हुआ था। मतलब गुफाओं में पत्थरों को काट काट के कलाकृतियों को बनाने की जो परंपरा थी वो आज से 18,000 साल पहले हमारे पूर्वजों ने शुरू किया था। ऐसी ही कुछ कलाकृतियों को आप देख भी सकते हो कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश स्टेट के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में भीमबेटका रॉक शेल्टर है। वहां पे ऐसे पुराने कलाकृतियों को जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं वो आप देख सकते हो। ये नीट में सवाल आया है कि भीमबेटका रॉक शेल्टर में प्री हिस्टोरिक केव आर्ट मिला है। समझ रहे हैं बात को? बोलिए तो। यस सर। यस सर। इस तरह से ह्यूमन एवोल्यूशन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। ह्यूमन एवोल्यूशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ठीक है। अब आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। दो चीजें बाकी है, दो तीन चीजें बाकी है। वो दो तीन चीजें 5 से 10 मिनट की हैं। वो अगले लेक्चर में हम पढ़ाएंगे। कुछ एनसीईआरटी का थोड़ा सा समरी पढ़ाना है, एक फोटो दिखाना है। फोटो हम दिखा ही देते हैं, वो फोटो अभी अभी आप देखे भी होंगे। ये फोटो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पे 3 फोटो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक आपका स्कल दिए हुए है, ह्यूमन स्कल, एक बेबी चिंपांजी का स्कल दिए हुए हैं और एक एडल्ट चिंपांजी का स्कल दिए हुए हैं। जरा इन तीनों खोपड़ियों को देख के बताइए कि हमारी खोपड़ी किस चिंपैंजी से ज्यादा मिल रही है? बेबी चिंपैंजी के खोपड़ी से या एडल्ट चिंपैंजी के खोपड़ी से ज्यादा मिल रही है? बेबी चिंपैंजी। बेबी। बेबी चिंपैंजी से ना। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो तुम लोग बहुत समझदार हो चुके हो। इस फिगर के नीचे यही बात लिखा हुआ है कि जब तुम ह्यूमन स्कल का कंपेयर करोगे अपने खोपड़ी का तो ये बेबी चिंपैंजी के खोपड़ी से ज्यादा मिलता है। इंडिया के हर टेस्ट में ये सवाल पूछा गया है। एनसीईआरटी में से रैंडमली कंपेयर करके बताए हुए हैं। कुछ और चीजें मैं सिखाऊंगा एनसीईआरटी से, आप मेरा यकीन मानिए। कुछ ऐसे लाइंस जिन पे कभी शायद नजर नहीं पड़ती है, लेकिन उसको अगली क्लास में हम बताएंगे। और चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। आप बस क्वेश्चन कीजिए। चैप्टर खत्म हो चुका है, आप क्वेश्चन कीजिए। बस 5 मिनट से 10 मिनट की बातें बची हुई है। हालांकि पढ़ा ही देते हैं, चलो पढ़ा। अच्छा पढ़ाना क्या है, चलो अब अगली क्लास में ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, एक मिनट, ह्यूमन एवोल्यूशन का सर फर्स्ट वाला पेज दिखाना। फर्स्ट वाला पेज ठीक है, मैं दिखाता हूँ, मैं दिखाता हूँ। एक सेकेंड, अरे यार ये फंस गया, रुको रुको। ह्यूमन एवोल्यूशन का ये सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, ये वाला या इससे पहले वाला? यही वाला। यही वाला, हाँ बोलो इसमें क्या दिक्कत है? इसमें आपने सीक्वेंस ही हाँ 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 बोलो। सर इसमें आपने बोला ना कि जो ह्यूमन या मैन का उसको कॉमन एंसेस्टर होगा रामाफिथेकस है, तो सर उधर क्रो मैग्नन है, तो सर हम कौन सा वाला करेंगे? नहीं नहीं, मैंने कहा कहा कि रामाइफ्थिकस कॉमन इंसेस्टर है। देखो ड्रायो से मैंने एप पे लाके गिराया है, मतलब ड्रायो से एप भी बना है और ड्रायो से ह्यूमोसेपियंस सेपियंस भी बना है। तो इंसानों का और एप्स का कॉमन इंसेस्टर है ड्रायोइफ्थिकस। और सिर्फ हमारा ड्रायो से क्या बना? रामा। तो रामा से तो कोई एप नहीं बना है ना, इधर कोई एप नहीं ना बना है। रामा से सिर्फ हम लोग बने हैं। तो हमारा सबसे पुराना एंसेस्टर सिर्फ हमारा रामाइफ्थिकस, हमारा और एप का सबसे पुराना एंसेस्टर कॉमन एंसेस्टर ड्रायो। क्लियर है ये बात? क्रो मैग्नन है सर यस वो। सर। क्रोमैग्नन हमारा सबसे नया एंसेस्टर है, सबसे रीसेंट पूर्वज है। रामाइफ्थिकस सबसे पुराना पूर्वज है। समझ रहे हैं? और क्रोमैग्नन अभी जस्ट पहले वाला पूर्वज है। रामाइफ्थिकस 15 मिलियन साल पुराना है और क्रोमैग्नन 34,000 साल पुराना है। तो सबसे नया पूर्वज कौन हुआ बताओ? सबसे रीसेंट पूर्वज कौन हुआ बबलू? क्रो मैग्नन। और सबसे पुराना पूर्वज कौन हुआ? रामाफिथेकस। और हमारा और एप का पुराना पूर्वज कौन हुआ? ड्रायो। बस यही चीज मैं पूछ रहा था। अब समझ में आया? यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर मिलते हैं। पीडीएफ वगैरह हम भेज देते हैं। मन में कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए। थैंक यू सर। ठीक, थैंक यू ऑल, हैव अ गुड डे। ठीक 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 थैंक यू सर। ठीक 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 ठीक। आगे आगे। अरे यार।